बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस के नावल में आप सबका खुश आमदीद। जी, तो मैं हाजिर हुई हूँ एक नया नावल लेके। कहानी का नाम है तुम्हारे बिन नहीं रहना। मुकम्मल नावल बाय आबिदा सबीन। स्टोरी बहुत प्यारी है, फोर्स मैरिज बेस पे है और रूड हीरो बेस है, इनोसेंट हीरोइन है और केयरटेकर हीरोइन है। चलिए देखते हैं स्टोरी कैसी है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज फिर जब वो मम्मा से मिलने आया तो उसे वहाँ मौजूद देखकर उसके माथे पे कितनी ही शिकने अंदर आई थी। उसके वजूद को कतई इग्नोर करता वो मम्मा के सिरहाने आ खड़ा हुआ। गुड इवनिंग मम्मा, आप कैसा फील कर रही हैं। हालांकि उसका मुस्कुराने का मूड बिगड़ गया था, मगर फिर भी मम्मा के ख्याल से उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर सजाई। बहुत बेहतर फील कर रही हूँ माय सन, मम्मा ने भी उसे स्माइल के साथ जवाब दिया। ओके आंटी, मैं चलूँ, आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ ज़रूर बुलवा लीजिएगा, मैं फूफू के पास हूँ, सुहाब अपने असली नरम लहजे में कहा और फिर उठकर रूम से निकल गई। थैंक्स, अजमीर ने शुक्रिया अदा किया, फिर मम्मा से मुखातिब हुआ। मम्मा, ये क्या मुसीबत गले में डाल ली है आपने। जब भी यहाँ उसकी शक्ल देखो, क्या ज़रूरत है आपको इस तरह के लोगों को मुँह लगाने की। अजमीर, बुरी बात बच्चे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। वो तो इतनी मासूम और प्यारी बच्ची है, सारा दिन तुम नहीं होते तो वो मेरी केयर करती है। हालांकि क्या रिश्ता है उसका और मेरा, सिर्फ इंसानियत का ना। और वो अपनी फूफू की केयर के लिए हॉस्पिटल में है, मगर मुझे हर मिनट की बात पूछने आती है। अरे मम्मा, आप नहीं जानती लोगों को, महज आपकी नरम मिजाजी और सादा तबीयत का फ़ायदा उठा रही हैं वो। प्लीज़ आप एहतियात बरता करें, आजकल के हालात से वाकिफ़ है ना आप, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। यहाँ हॉस्पिटल में मेरे माथे पर नहीं लिखा कि मैं हैदर एंड को इंटरप्राइजर के ओनर की माँ हूँ अजमीर, और मैंने इतनी ज़िंदगी गुजारी है, अच्छे बुरे इंसान की पहचान रखती हूँ मैं भी। मैं किसी खुलूस को तुम्हारी तरह धुतकार नहीं सकती। मम्मा बुरा मान गई थी, वो मज़ीद बहस के बजाय खामोश हो गया। ओके, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कब जाऊँगी मैं घर। मैं तंग आ गई हूँ बेटा। मम्मा, 1-2 दिन मज़ीद लग जाएंगे, बहुत कमज़ोरी है आप में, प्लीज़ आप मेरी खातिर बर्दाश्त कर लें। चंदा, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में रहकर मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई है। मुझे यहाँ के माहौल में लम्हा भर का सुकून नहीं आता। अगर सुहाब ना होती तो शायद मैं कब की मर जाती। मम्मा प्लीज़ इस तरह मत कहा करे, आप जानती हैं ना कि मैं। वो समझ सकती थी कि उनको लेकर वो किस कदर हसास है। इतनी भरी दुनिया में वो दोनों ही एक दूसरे के सब कुछ थे। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे मम्मा, ऐसी बात मत क्या करे, आपके सिवा है कौन मेरा। इसीलिए तो कहती हूँ कि शादी कर लो, बीवी बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हारी और मेरी दोनों की तन्हाई दूर हो जाएगी। हाँ, जैसे समीर भैया की हो गई थी। मम्मा प्लीज़, आई हेट दिस टॉपिक। एक तजुर्बा काफ़ी नहीं था आपके लिए। उसके लहजे में तलखी उतर आई थी। ज़रूरी तो नहीं कि हर लड़की वैसी हो, अच्छी बुरी हर तरह की लड़कियां हैं। बस समीर के साथ जो हुआ वो शायद हमारा नसीब था, मगर मैं महज नसीब का लिखा समझकर फरामोश नहीं कर सकता। मुझे नफरत है लड़कियों से, और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। अजमीर, तुम सारी उम्र तन्हा कैसे गुजारोगे। ओह गॉड मामा प्लीज़, ये बातें करने के लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं। एक उम्र पड़ी है, आप कम से कम हॉस्पिटल में तो इस टॉपिक को क्लोज कर दें। वो मुस्कुरा दी। सच ही तो कह रहा था, घर पर भी जब वो मैसर आता अपनी बेजा मुसरिफत से अगर कभी वक्त निकाल लेता तो वो इस बहस को लेकर बैठ जाती और अजमीर उकता आकर मूड खराब करके उठ जाता। वो इतना रूठ था नहीं, मगर उसके साथ हादसा ही ऐसा पेश आया था कि वह हर इंसान से अपना एतबार खो बैठा था। ये बात वो समझ सकती थी। सदमा तो उनके लिए भी छोटा नहीं था। अजमीर ने अगर अपना भाई खोया था तो उन्होंने अपने जवान बेटे की मौत का दर्द अपने दिल के अंदर कहीं छुपा रखा था। अजमीर के ख्याल से वो बज़ाहिर सब भूल चुकी है, मगर क्या एक माँ के लिए जवान औलाद की मौत भूल जाना मुमकिन है। वो भी हादसाती मौत नहीं, सोची समझी पूरी प्लानिंग के साथ दी जाने वाली मौत। आज वह डिस्चार्ज हो रही थी। सुहाब उनसे मिलते हुए रो पड़ी थी। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं आप जैसे बेगर्स, फुरखुरूस, और आंटी मैं आपको उम्र भर नहीं भूल पाऊंगी। आप बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें। याद तो तुम भी मुझे बहुत आओगी। इस ज़माने में इतनी सादगी और इतने अच्छे अखलाक की मालिक बच्ची मिली हो तुम मुझे, वरना इस नई नस्ल पे से मेरा एतबार ख़त्म हो चुका है सुहाब। मगर इन चंद दिनों में तुमसे मिलकर मुझे लगा कि अभी अच्छे लोग बाकी हैं, तुम्हारे माँ बाप जैसे, जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे इक़्तिदार दिए हैं, तुम्हारी आला तरबियत की। थैंक यू सो मच आंटी, मगर वो माँ बाप मुझे इस बुरे ज़माने के सुपुर्द कर गए, तन्हा छोड़ गए। एनीवे, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगी। कभी दिल चाहा तो आपसे लम्हे दो लम्हे के लिए बात कर लिया करूँगी। आई नो आपके बेटे को ये अच्छा नहीं लगेगा,
मुझे देखकर उनके चेहरे पे आने वाली नफरत और गुस्सा मैं देख चुकी हूँ, मगर फिर भी। अरे तुम अजमेर के रूट भी हो कि प्लीज़ दिल पर मत लेना, वो अपनी आदत से मजबूर है और बस। उन्होंने प्यार से उसके गाल थपथपाए, फिर उसे अपना सेल फोन नंबर दे दिया। वो अजमेर के ख्याल से जल्दी से आंटी से नंबर लेकर उन्हें खुदा हाफिज बोलकर वहां से फूफो के पास आ गई, मगर रास्ते में वही वो बदइखलाक इंसान उसे टकरा गया, जिसे कतई इग्नोर करती वो आगे बढ़ी थी। उस शख्स की आंखों में जो नफरत उसे अपने लिए नजर आती थी, वो सुहाब को जाने क्यों खौफजदा करती थी। हालांकि उसने तो अजमेर हैदर का बिगाड़ा भी कुछ नहीं था, सिर्फ आंटी के साथ वो कुछ वक्त गुजार लेती थी। हॉस्पिटल के इस माहौल में उसकी घुटन कम हो जाती थी। अपनी तरफ से तो वो आंटी के साथ अच्छा ही करती थी, उनका ख्याल रखती थी। जाने उनके बेटे को ये बात क्यों पसंद नहीं थी। खैर, अब तो किस्सा ही खत्म हो गया था। आंटी अपने घर जा रही थी और कल फूफू को भी छुट्टी मिल जानी थी। वो फूफू के बेड के पास बैठी उनके बारे में ही सोच रही थी कि उनकी आवाज़ ने चौंका दिया। सुहाब, तुम खामोश हो? नहीं फूफू, बस मुझे पता है तुम मुक्ता जाती हो, दिल चाह रहा है तो घर हो आओ, मैं रह लूंगी कुछ देर तन्हा। अरे नहीं फूफू, सुबह तो आप डिस्चार्ज हो जाएंगी, बस आपके साथ ही जाऊंगी। वो मुस्कुरा दी। फूफू उसके चेहरे पे फैली मुस्कुराहट और खुलूस खामोशी से देखने लगी। अपनी भतीजी बहुत अजीज थी उन्हें, मगर अपने खाविंद के रुखे रवैये की वजह से वो जब सुहाब को दास देखती थी तो बहुत दिल दुखता था। अगर सुहाब का कोई और आसरा होता तो उसे अपने घर के घुटनज़दा माहौल में कभी ना रखती, मगर उनके साथ साथ सुहाब की भी मजबूरी थी उनके साथ रहना। मगर अब तो उस बेचारी ने रोज रोज की इस बहस से हार कर प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली थी। 3,000 में बनता तो कुछ नहीं था, मगर उसकी कोशिश होती थी कि वो फूफू को मजीद परेशान ना करे। उसकी वजह से जो हर वक्त फूफू को बातें सुनना पड़ती थी वो कुछ कम तो हो। वो सारी सैलरी फूफू को दे देती थी और शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से जो रकम मिलती वो अपने ज़ाती खर्च के लिए रखती। ये कम से कम घर में कदरे सुकून हो गया था, लेकिन फूफू अंदर ही अंदर कुटती रहती थी। ऐसा कब तक चलेगा अजमेर? तुम मेरी वजह से ज़रा भी रेस्ट नहीं कर सकते, ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। मामा, मैं फुल टाइम लेडी आपके लिए रखना चाहता हूँ, मगर मुझे कोई भी काबिल एतबार नहीं मिल रही। मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम अपने दोस्त डॉक्टर हमाद से बात करो, वो कोई नर्स। मम्मा, नर्स सिर्फ आपको मेडिकली ट्रीटमेंट देगी, थेरेपी वगैरह करेगी, मगर मैं ऐसी कोई लेडी चाहता हूँ जो दिन रात आपका ख्याल रखे। वो ठीक कह रहा था, वो तो मफलूज ही होकर रह गई थी, बिना सहारे के चलने से भी मोहताज और खाने से भी। ऐसे में वाकई उन्हें हम वक्त के लिए ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो मुकम्मल तौर पर उनका ध्यान रखे, साथ ही उनकी एक्सरसाइज में भी हेल्प करे। अजमेर अकेला क्या क्या कर सकता था? वो भी इंसान था। सुबह वो अक्सर उनकी वजह से लेट हो जाता और फिर रात भर उनके पास रहता कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। अजमेर ऐसी लड़की है मेरी नज़र में जो न सिर्फ मेरा पूरा ख्याल रख सकती है, बल्कि मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। कौन है मम्मा वो? सुहाब। उनके मुंह से निकला नाम सुनकर अजमेर का हलक तक कड़वा गया। मम्मा, मुझे पहले ही शक था, वो मासूमा बीबी आपको अपनी सादगी के जाल में जकड़ चुकी है। मम्मा, क्यों एक बार फिर आप धोखा खाना चाहती हैं? नेवर नेवर अजमेर, इस बार धोखा तुम खा रहे हो। वैसी नहीं है, बहुत बेगर्ज और खुलूस से भरा दिल है उसका। यकीन करो, वो बच्ची इतनी नेक फितरत है। भला हॉस्पिटल में उसे मेरी ज़ात से क्या लालच था जो वो मेरी इतनी केयर करती थी? ये लालच कम था कि उसने अपनी इस चालाकी से आपके घर रास्ता इस्तेमाल कर लिया। कसूर तुम्हारा नहीं है मेरे बच्चे, मगर प्लीज़ हर इंसान को एक नज़र से देखना छोड़ दो। जो हमारे साथ हो चुका वो भूलना मेरे लिए भी आसान नहीं, मगर अगर हम इंसानियत से अपना एतबार खो देंगे तो दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर बुरे लोग हैं यहाँ तो अच्छे भी हैं, जिनकी अच्छाई और नेकी की वजह से इंसानियत कायम है। फॉर गॉड सेक अजमीन, खुद को यूँ तनहा मत करो मेरे बच्चे। अगर आपको उस पर इतना भरोसा है तो बुलवा लीजिए उसे, मगर कल को अगर कुछ हुआ तो मैं उसकी गारंटी लेती हूँ। तुम बस एक बार मुझे उसके घर ले चलो। मम्मा, मैं क्या जानूँ कि। ओके। उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया था। उन्हें याद आ गया कि जब सुहाब ने उनसे फ़ोन नंबर लिया था तो अपना भी नंबर दिया था। उन्होंने अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर्स चेक की और अगले पल वो सुहाब का नंबर डायल कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उनकी कॉल रिजॉल्व करते ही खूबसूरत आवाज़ उनकी समाज से टकराई। वालेकुम अस्सलाम सुहाब, तुम हो ना? जी, मगर आप। अरे, इतनी जल्दी भूल गई? तुम तो कहती थी कि आंटी मैं उम्र भर आपको याद रखूंगी। इतना मीठा लहजा था, वो फौरन पहचान गई। आंटी जी, कैसी हैं आप? आई एम सॉरी, मैं आपकी आवाज़ से आपको पहचान नहीं पाई। इट्स ओके मेरी जान। अच्छा, मेरा बड़ा मन कर रहा है तुमसे मिलने को। मुझे अपने घर का एड्रेस बताओगी? रियली आंटी, आप मेरे घर आएंगी? वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने उन्हें अपना एड्रेस दिया और वो शाम में ही उनके घर थी। अजमेर हैदर के साथ ऑफ कोर्स उसका आना ज़रूरी था,
बिकॉज़ वो अकेले नहीं आ सकती थी। उन्होंने जब उसकी फूफू और फूफा से अपने आने का मकसद बयान किया, तो फूफा इतने खुश हुए कि उनके सर से बोझ हट रहा है। मगर फूफू तजज्जुब का शिकार थी। बिल्कुल गैर अजनबी लोगों के हवाले वो अपनी जवान भतीजी नहीं कर सकती थी। ये कौन सा एतबार का ज़माना था? उनकी नज़रें बार-बार अज़मी तक जाकर पलट जाती। वो शायद उनकी निगाहों का मतलब पढ़ चुकी थी। बेफ़िक्र रहे बहन, सुहाग मेरी बेटी की तरह रहेगी। उसकी इज़्ज़त आबरू हमारी इज़्ज़त आबरू है। मेरी यकीन करें, आपकी भतीजी मेरे घर में बिल्कुल महफूज रहेगी। मेरी मजबूरी समझ लें, मैं किसी गैर पर एतबार करके अपने घर में नहीं रख सकती। सुहाग पर मेरा भरोसा है। हम गरीब हैं आपा जी, मगर इस तरह की नौकरी की इजाज़त, वो भी जवान बच्ची को। ओहो, वो कह तो रही हैं कि वो ख्याल रखेंगी सुहाग का, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मैं अपने मरून भाई को क्या जवाब दूंगी कि मैं उनकी एक आखिरी निशानी की भी हिफाजत ना कर सकी, अपने घर में जगह ना दे सकी। अरे, उस घर में जगह है कब? अरे, इस घर में जगह है कब? अब तेरे भाई भावज खराने खजाने छोड़कर नहीं मरे, जो हम उनकी बच्ची का ठेका ले लिया है। अपने बच्चे पालना मुश्किल है इस दौर में, और ऊपर से ये मुफ्त का खर्चा। कब बोझ बनी है वो तुझ पर? नौकरी करती है, सारी तनख्वाह तेरे हाथ पर रख देती है, शाम में बच्चों को पढ़ाकर अपना खर्च निकालती है, मुफ्त में 2 वक्त की रोटी तक नहीं खाती वो तेरी। फुप्पू प्लीज़ बहस ना करे, मेरे नसीब नहीं बदलेंगे आपके बहस करने से। उसने फुप्पू के कंधे पे हाथ धरा, फिर वह मुश्किल आने वाले आंसू अंदर लिए। आंटी, मैं चलती हूँ आपके साथ। सुहाग, फुप्पू ने हैरत से देखा। मैं आपसे मिलने आती रहूँगी, प्लीज़ फुप्पू, उसने हाथ जोड़कर कहा। आंटी और अजमीर के सामने ये हकीकत लाना वो कभी नहीं चाहती थी, मगर अब तो वो सब जान चुके थे, तो वो नज़रें उठाने के काबिल भी न रही। उसने अपना ज़रूरी सामान बैग में डाला और 15 मिनट बाद वो उनके साथ जाने को तैयार थी। गाड़ी में बैठते हुए उसने आखिरी नज़र उस बोसीदा 2 कमरों के मकान पर डाली, जिस मकान ने बुरे वक्त में उसे आसरा दिया था। फिर चेहरे पे फैलने वाले आंसू दुपट्टे में जज्ब कर लिए। वो जिस एहसास और कैफे से गुजर रही थी, उसके पेश नज़र इस वक्त गाड़ी में सिर्फ खामोशी थी, और उसके खामोश आंसू जो रुकने के बावजूद भी जाने क्यों उमड़ के आ रहे थे। कई दिन लगे थे दिल का बोझ हल्का करने में। भला कब सोचा था उसने कि जिंदगी उसे ये वक्त भी दिखाएगी कि दुनिया में वो बेआसरा होकर रह जाएगी। सगी फूफू के होते हुए वो गैरों के सहारे थी। आंटी ने उसे मोहब्बत से समझाया, बहुत मान दिया, अपने होने का एहसास दिलाया, मगर ये हकीकत तो नहीं बदल सकती ना कि वो कुछ भी करते उसके कभी अपने नहीं कहला सकते थे, और ना ही वो उनको अपना कह सकती थी। सुहाग ने वक्त और जिंदगी दोनों से समझौता कर लिया था। मुकद्दर का लिखा समझकर हर हकीकत कबूल करने की कोशिश कर डाली। उसने अपने लिए अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचना छोड़ दिया था, और खुद को तकदीर के रहमो करम पे छोड़ दिया था। अजमेर हैदर की सर्द निगाहें, जिनमें सिवाय तनफ्फुर के और कुछ न था, उसे शायद यहाँ भी जिंदगी को सहल नहीं समझने देगी। वो अब भी कहता कुछ ना था, मगर वो जब भी सामने आता तो सिर्फ पल भर के लिए ही सही, सुहाग को अपना वजूद पस्ती में उतरता महसूस होता। जाने वो क्या समझता था उसे, जाने कौन सी गलती हुई थी उससे, वो बेखबर थी। मगर अजमीर का रवैया उसे बहुत शर्मिंदा कर जाता था कि वह अब उन पर बोझ बन गई है। इस सब के बावजूद वो आंटी की देखभाल दिलो जान से करती थी, दिन रात एक करके, हत्ता कि आंटी खुद कह कर थक जाती, सुहाग कुछ देर आराम कर लो। मगर वो जानती थी कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आई है। सो पूरी ईमानदारी से वो ड्यूटी अंजाम देती। आंटी के हर ज़रूरत के अलावा वो किचन अब उसकी जिम्मेदारियों में शामिल था। इस घर में मुलाजिम के नाम पर सिर्फ रहीम भाई थे, जो घर की तमाम जिम्मेदारियां संभाले हुए थे, हाथा के किचन भी। मगर साहब के आने से उन्हें भी बहुत रिलीफ मिला था। वो बहुत कदर करते थे उस बच्ची की, दुआएं देते ना थकते। सिर्फ 1 माह में अजमेर हैदर के अलावा हर चीज़ हर शख्स उसका आदी हो चुका था, और आंटी में आने वाली इम्प्रूवमेंट भी काबिल शताइश थी। बेशक अजमेर ना मानता, मगर ये सच था कि वह बहुत अपनेपन और खुलूस से मम्मा की खिदमत करती थी, उनका ध्यान रखती थी। यही वजह तो थी आज वो मम्मा को खुद अपने हाथ से खाना खाते देख रहा था, जिनका दायां हाथ हिलता नहीं था। ये सुहाग की मेहनत और तवज्जो का कमाल था। मम्मा की थेरेपी मेडिसिन, उन्हें हर चीज़ टाइम पर मिलती थी कि वो सिर्फ मम्मा को देखने जाता था। उनकी फिक्र नहीं होती थी अब उसे। फिर मम्मा के चेहरे पर अब हर लम्हा मुस्कुराहट नजर आती, उदासी, मायूसी, दुख नहीं। उनकी सेहत भी बेहतर हो गई थी। आई एम सो हैप्पी मम्मा, आज आपको खाना खुद से खाते देखा तो बिलीव मी बहुत अच्छा लगा, मुझे जैसे नई जिंदगी मिली हो। देखा ना सुहाग की मोहब्बत और तवज्जो का रिजल्ट। उसके मुस्कुराते लब सिकुड़ गए। कुछ कहने को लब ही ले थे, मगर मम्मा ने पहले ही हाथ उठाकर मना कर दिया। तुम उसकी अच्छाई और मेहनत को सराह नहीं सकते तो फॉर गॉड सेक कुछ ऐसा वैसा भी मत कहना कि मुझे दुख हो। मे बी ये उनका क्रिएट किया हुआ कोई ड्रामा हो। मुझसे वादा करो अजमीर,
کہ तुम सुहाग के लिए अच्छे अल्फाज नहीं कह सकते तो बुरे भी नहीं कहा करो। मेरी मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस बच्ची को कभी ऐसे लफ्ज़ मत कहना कि वो हर्ट हो जाए, वरना तुम्हारी मम्मा को उसके दिल से ज़्यादा अपना दिल टूटता महसूस होगा। आप इतना ट्रस्ट करने लगी हैं उस पर? हाँ, बिल्कुल, इतना ही एतबार करती हूँ मैं उस पर जितना कि मुझे तुम पर है। उनके मज़बूत और ठोस लहज़े से उसे खामोश करा दिया। लीजिए आंटी, दूध और आपकी मेडिसिन जल्दी। वो जिस तेज़ी और जोश के अंदर आई थी, इतनी ही जल्दी सारा जोश ठंडा पड़ गया। सामने अजमेर हैदर को देखकर अजमेर ने हस्ब आदत एक कड़ी निगाह उस पर डाली। चेहरे से जिस कदर मासूम सादा नजर आती है, इतनी है नहीं। मम्मा को एक दिन ज़रूर यकीन आएगा मेरी बात पर। उसकी सोच जहर आलूद थी। पल भर को ठहरा, वो सुहाब की मौजूदगी में फिर बाहर निकल गया। सुहाब, इधर आओ मेरे पास। वो खामोशी से चलती हुई इनके पास आ गई। दूध का गिलास टेबल पर धरा, उन्हें मेडिसिन दी, पानी का गिलास पकड़ाया। ये तमाम उमूर बहुत चुपचाप अंजाम दिए थे उसने। फिर वो उठ गई, किचन का काम समेटा और बाहर के तमाम काम खत्म करके जब वो जहरा हैदर के पास लेटी तो उसकी आंखों में ढेरों पानी ठहरा था। उनका हाथ धीरे से उसके सर पर ठहरा था। फिर वो धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। मैं समझती हूँ बच्चे, अजमेर की चुपती नजरें, सर्द और रुखा अंदाज तुम्हें अंदर ही अंदर काटता है। तुम बिना किसी गलती के उसके सामने मुजरिम बनकर खड़ी हो जाती हो। वो ऐसा इरादतन नहीं करता, बस वो मजबूर है। उसका औरतजात से एतबार बहुत बुरी तरह टूटा है और जवान भाई की मौत ने उसे तोड़ दिया है। वो जो तुम्हें स्टोन मैन दिखाई देता है ना सुहाब, ऐसा है नहीं। वो बहुत बिखरा हुआ है, अंदर से खौफजदा है। ये खौफदा है जो उसे तुम पर एतबार नहीं करने देता। तुम्हारी हर अच्छाई वो डर खा जाता है। उनकी उलझी बातें उसे भी उलझा गई थी। उसने आंखें खोलकर उन्हें देखा तो उनका चेहरा दर्द की दास्तान बना हुआ था। अजमीर मेरा इकलौता बेटा नहीं है, बल्कि छोटा बेटा है। मेरा बड़ा बेटा समीर हैदर था। बाप के इंतकाल के बाद तमाम बिजनेस वो बहुत अहसन तरीके से चला रहा था। अजमेर इन दिनों मुल्क से बाहर था। अपनी स्टडी के सिलसिले में समीर बहुत जिंदा दिल बच्चा था। वो बहुत नरम तबीयत, नरम दिल रखता था और इसी वजह से वो मार खा गया। उसके ऑफिस में एक नई लड़की आई थी, सेक्रेटरी थी उसकी। बस धीरे धीरे वो उसे चाहने लगा और जब उसे लगा कि उसे तानिया को अपना लेना चाहिए तो उसने मुझे अपनी पसंद से आगाह किया। मैं कोई पुराने ख्यालात की मालिक न थी। यह भी मेरी लाइफ इन दिनों बहुत सोशल हुआ करती थी। मुझे एतराज़ न था। तानिया भी तुम्हारी तरह यतीम थी। वो बहुत खूबसूरत थी, साथ ही उसका लहजा बहुत धीमा और नरम था। मुझे भी वो अच्छी लगी और यूं जल्दी वो मेरे घर में मेरी बहू बनकर आ गई। उसके आने से घर में वो रौनक बढ़ी कि हम खुशी से पागल होने लगे। अजमेर भी बहुत खुश था। वो भाई की शादी पर आया था, कुछ दिन भाई और भाभी के साथ गुजार कर फिर वापस चला गया। तानिया को हमारे माहौल में एडजस्ट करने में कतई दिक्कत ना हुई थी कि वो भी मॉडर्न ख्यालात की मालिक थी और सोशल लाइफ गुजारना उसे पसंद था। समीर उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश था और मैं उन्हें देखकर खुश रहती थी। 3 माह सुकून से गुजर गए। फिर धीरे धीरे समीर की तबीयत ढीली रहने लगी। वो बहुत सुस्त रहने लगा। मैं बहुत फिक्रमंद थी। तानिया उसका बहुत ख्याल रखती थी। मेडिसिन वगैरह डॉक्टर के पास ले जाना उसकी जिम्मेदारी थी। जाहिर है वो बीवी थी समीर की और हर बीवी का फ़र्ज होता है ये तमाम जिम्मेदारियां संभालना। फिर जैसे जैसे समीर की तबीयत खराब रहने लगी, धीरे धीरे बिजनेस भी तानिया संभालने लगी। मैं मैं और अजमेर ये सब उसकी नेकी और मोहब्बत ही समझते रहे। समीर बिस्तर से लग गया। मुझे अजमेर को बताना पड़ा और अजमेर सिर्फ 15 दिन के अंदर वापस आ गया। और जब अजमेर समीर को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गया तो उन्हें जो हकीकत मालूम हुई, उसने हमारे पाँव के नीचे से गोया धरती ही खींच ली। समीर को रेगुलरी स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। यह हमारे लिए शॉकिंग था। कौन कर सकता था ऐसा सिवाय तानिया के। अजमेर की छठी हिस्स फौरन बेदार हुई थी। उसने जहाँ अपने भाई को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, साथ ही वो बिजनेस के मामला देखने ऑफिस पहुंचा। मुझे उस दिन इल्म हुआ कि मुझे तानिया पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था। वो मुझे कह देती कि मम्मा मैंने समीर को चेक करवा दिया है, मेडिसिन दे दी है, मैं मान लेती। मुझे क्या इल्म था कि वो मेरे बच्चे को मेडिसिन के नाम पे जहर दे रही थी। तानिया अजमेर के ऑफिस पहुंचने से पहले वहां से निकल गई थी। वो सारा बिजनेस अपने नाम कराने के चक्कर में थी। सिर्फ समीर के साइन बाकी थे और अगर ठीक वक्त पर अजमेर ना आता तो वो शायद ये भी कर लेती। फिर भी वो 50 लाख तक का नुकसान दे गई थी, मगर हमारे नज़दीक इस वक्त वो दौलत अहम न थी। समीर की जान अहम थी। हमने हर अच्छे डॉक्टर को दिखाया मगर बहुत देर हो चुकी थी। 3 माह से मुसलसल उसे जहर दिया जा रहा था। वो तो उसके खून में रच गया था। हम कोशिश करते रहे मगर समीर हमें छोड़ गया था। मेरे लिए हैदर दाऊद की मौत के बाद ये सदमा सहना बहुत कठिन था। मुझे हार्ट अटैक हुआ मगर मेरी अभी ज़िंदगी थी, सो मैं अपने अजमेर के लिए बच गई। मगर उसके बाद मैं संभली नहीं।
ایک دن بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا، اجمیر فوراً مجھے اسپتال بھی لے گیا، مگر میرے جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ بس جب سے میں بستر پر ہوں، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ توجہ اور کوشش مجھے پھر سے چلا سکتی ہے، مگر اجمیر تنہا کیا کیا کرتا، سو مجھے لگا تم یہ کر سکتی ہو۔ مجھے تم پر وہ بھروسہ ہے جو مجھے اپنے اجمیر پر ہے۔ بچے، تم اس کے رویے کو دل سے نہ لگانا میری جان، وہ مجبور ہے اپنی عادت سے، اس کا بھائی اسی اعتبار اور محبت نے چھین لیا ہے، اور اب وہ محبت اور عورت دونوں سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے وہ دن جلد آئے گا جب وہ خود تمہاری اچھائی کا، تمہارے خلوص، تمہاری نیک نیتی اور ایمانداری کا اعتراف کرے گا۔ آنٹی نے جو سچ اسے بتایا تھا، اس کے بعد تو اس کے دل میں اجمیر حیدر کے لیے ہمدردی ہی ہمدردی تھی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، جو کر رہا تھا جائز تھا۔ اب اسے اس کے رویے اور نظروں کی صد مہری سے گلانا تھا، اور نہ ہی دکھ تھا کہ وہ مجرم نہ ہوتے بھی کیوں مجرم بنی ہوئی ہے۔ وہ مجرم نہیں تھی، مگر اس جیسی ہی ایک لڑکی نے ان نیک دل لوگوں کا اعتبار توڑا تھا۔ پھر بھلا کیوں کر وہ کسی پر بھروسہ کر سکتے تھے؟ سہاب کو یہاں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ کبھی کبھار پھپھو سے ملنے جاتی تھی، اور کس قدر حیرت کی بات تھی نا کہ اس کو پھپھو کے گھر لے جانے کی ڈیوٹی خود اجمیر حیدر انجام دیتا تھا۔ یہ کام وہ خوشی سے نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف اس بنیاد پر کہ صاحب کی اصلیت کھلے اور وہ مما کو دکھائے، مگر وہ اب تک اپنی کسی بھی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہاں، سہاب نے اپنا کام بہت کامیابی سے انجام دیا تھا۔ وہ اب جب مما کو دھیرے دھیرے اسٹیپ اٹھاتے دیکھتا تو ناقابل فراموش خوشی ہوتی تھی اسے۔ مما اب خود سے چلنے لگی تھی، بہت زیادہ نہیں، مگر یہ کیا کم تھا کہ ان کے وجود کا وہ حصہ جسے ڈاکٹرز نے بے جان قرار دے دیا تھا اب حرکت کر سکتا تھا، پہلے ہاتھ اور اب پاؤں۔ مما دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھی، اور اس نے اسی خوشی میں گیدرنگ رکھی تھی، جس میں اس کے چند فرینڈز اور کچھ خاص رشتہ دار شامل تھے۔ سب کے لیے سہاب کا وجود حیرت کا باعث تھا، کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا سبب بھی دکھائی دیا، جیسے فیضی لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں۔ دیکھتے ہی پاگل ہو جاتا تھا۔ اسے حیرت اور ناگوارت کا احساس شدت سے ہوا تھا جب مما نے سہاب کو اپنی قریبی عزیزہ سے کہہ کر متعارف کروایا، اور اس بات پر وہ ان سے خفا بھی ہوا تھا۔ یہ رانگ ہے مما، میں آپ کی وجہ سے اسے برداشت کر رہا ہوں، مگر یہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ میرے قریبی ہیں اور مجھے عزیز بھی بہت ہے۔ ان کی لاجک اس کے سمجھ سے بالا تر تھی۔ مگر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو میں کب بنا رہی ہوں؟ مما، اگر آپ اسے اپنی بھانجی بتائیں گی تو میری کیا لگے گی؟ وہ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ مما کا چہرہ بھی سنجیدہ تر ہو گیا۔ اجمیر پلیز، یہ گھر اس کا بھی ہے۔ واٹ؟ وہ اچھل گیا، تبھی سہاب اندر آئی۔ ڈونٹ وری اجمیر حیدر، میرا یہاں کچھ نہیں ہے، آئی پرامس۔ کل بھی سب آپ کا تھا، آج بھی آپ کا ہے، اور آنے والے ہر دن میں بھی صرف آپ کا ہوگا۔ آئی نو، میں یہاں جسٹ اے سرونٹ ہوں جس کی مجھے پے ملتی ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ درکار بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، صرف اعتماد تھا۔ تمہارے آنے سے میری مما تو میری رہی نہیں، وہ آپ کی ہی ہیں۔ ہاں، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ان کے دل میں مجھ یتیم کے لیے اتنی چاہت ہے۔ آنٹی نے جو میرے لیے کیا وہ میں عمر بھر یاد رکھوں گی، اور احسان تو میں آپ کا بھی نہیں اتار سکتی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ مجھے اپنے گھر میں رکھنے پر مجبور ہیں۔ جسٹ شٹ اپ، تمہاری یہ ڈائلاگ صرف مما کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں مس سہاب، بہتر ہوگا ان پر ہی ٹرائی کرو۔ وہ اسی تنفر بھرے لہجے میں کہتا کمرے سے نکلا تھا، اور سہاب گہری سانس خارج کرنے لگی۔ سہاب بچے، پلیز آنٹی، اٹس اوکے، اب میں سب جانتی ہوں، پلیز۔ اس نے انہیں ریلیکس کیا اور پھر ان کے برابر میں ہی لیٹ گئی۔ اجمیر حیدر کے رویے کو جھیلنے کی وہ عادی ہو چکی تھی، سو اس کی اتنی زہر میں بجھی باتیں سن کر بھی اس نے صبح روٹین کے مطابق کام کا آغاز کیا تھا۔ صبح خلاف معمول جب اجمیر 10 بجے اٹھ کر آیا اور ناشتے کے لیے رحیم خان کو پکارا تو اسے یاد آیا کہ آج سنڈے ہے، اور اس سنڈے اس نے پھپھو سے ملنے جانا ہے۔ اس نے فوراً سے پہلے ناشتہ تیار کر کے رحیم بھائی کو دے دیا تھا اور خود کچن میں برتن سمیٹنے لگی۔ سہاب بیٹا، اجمیر بیٹے کا کہنا ہے کہ لسٹ بنا دے سامان کی، کچن میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو، اور ہاں، اس بار سامان کی کوانٹٹی ڈبل لکھے گا۔ کیوں رحیم بھائی؟ بھیا کا آرڈر ہے، انہوں نے مسکرا کے کہا۔ ظاہر ہے اجمیر کے سامنے جواب صرف زہرا آنٹی ہی کر سکتی تھی۔ سوال۔ اس نے کچن سمیٹا، پھر لسٹ بنانے لگی، اور 10 منٹ بعد وہ لسٹ اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ سامان زیادہ لکھنا؟ جی، لکھ دیا ہے، وہ اسی کے انداز میں مختصر جواب دے کر آنٹی کے پاس آ گئی۔ یہ ٹائم ان کی ایکسرسائز کا ہوتا تھا، ان کا ہاتھ بہت بہتر تھا۔ بے شک سہاب کی محنت تھی، مگر ان کی ول پاور نہ ہوتی تو شاید اس کی محنت بھی رنگ نہ لاتی۔ مستقل آدھے گھنٹے ان کو تھراپی دینے کے بعد اس نے ریسٹ کے لیے بیڈ پر لٹا دیا۔ آپ کے لیے جوس لاتی ہوں۔ سہاب، ابھی کچھ دیر رہنے دو، میرے پاس بیٹھو۔
उनके कहने पर वो उनके पास आ गई। 2-3 दिन से सुहाग की खामोशी वो नोट कर रही थी। मुझे लगता है तुम फूफू को मिस कर रही हो। नहीं, मुझे अपना घर याद आ रहा है, जो मेरे अब्बू ने बहुत मेहनत और मोहब्बत से बनाया था, मगर आज वो वीरान पड़ा है। सुहाग, तुम अपनी फूफू से कह दो ना कि वो उस घर में शिफ्ट हो जाए। किराए के मकान से तो अच्छा है ना, फिर तुम्हारा घर बंद भी नहीं होगा और तुम जब फूफू से मिलने उस घर में जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जी आंटी, मगर फूफू अपने शौहर की लालची फितरत की वजह से वहाँ शिफ्ट नहीं होती। उनके बकौल वो अमानत है मेरी। कहीं उनके शौहर की नीयत खराब हो गई तो वो अपने मरहूम भाई को क्या जवाब देंगी? उसने फूफू का फलसफा बयान किया। हाँ, आंटी हंस दी। हाँ, उनके शौहर हैं तो लालची से। बट आंटी, मुझे क्या करना है उस घर का? फूफू मेरे साथ रहेंगी तो घर आबाद तो रहेगा, और फिर वो घर उनका भी तो है। आखिर उनके भाई के घर पर उनका भी तो हक बनता है ना। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है स्वाब, ऐसे लोग अब दुनिया में कम ही मिलते हैं। यहाँ तो घर जायदाद के पीछे कत्ल हो जाते हैं और तुम खुद अपना घर देने को तैयार हो। घर तो वही होता है ना आंटी जो इंसानों से आबाद हो। वीरान मकान को हम घर नहीं कह सकते। तुमने अपने घर जाना है तो तैयारी कर लो, शाम में मुझे अर्जेंट जाना है। वो उखड़ा उखड़ा सा जाने कब कमरे में आया होगा, अपने महज मखसूस लहजे में बोला। मुझे नहीं जाना, उसने साफ मना कर दिया। आंटी के साथ वो भी हैरान रह गया। जिस इतवार को उसे जाना होता था वो सुबह से घड़ी देखते देखते टाइम गुजारती थी, और आज कुछ देर के लिए हो आओ, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आंटी ने उसके चेहरे पे फैलने वाले पानी के कतरे साफ किए। वो खामोशी से मान गई और आधे घंटे बाद ही वो अजमीर हैदर के हमरा फूफू के घर रवाना थी। हस्बे मामूल फूफू उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। फूफू, आप कहीं जा रही थी? उन्हें चादर में देखकर उसने पूछा था। हाँ बच्चे, राशन वगैरह जा रही थी। खैर, बाद में ले आऊंगी। उन्होंने प्यार से भतीजी का चेहरा छुआ। आंटी की तबीयत पूछी, अजमीर को चाय नाश्ता वगैरह पेश किया। तकरीबन घंटा बैठी होगी वो, फिर चलने को उठ गई क्योंकि आंटी के लंच का टाइम हो रहा था। जाते वक्त उसने फूफू के हाथ में सफ़ेद लिफाफा थमाया था, जिसे थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने ले लिया। अजमेर हैरान रह गया। परसों ही उसने सुहाग को पे दी थी और उसने बिल्कुल उसी तरह बंद लिफाफा लाकर अपनी फूफू को दे दिया था। क्यों करती हो तुम उनके लिए ये सब? बहुत कदर करते हैं वो तुम्हारी। बात हैरान कन थी, मगर गाड़ी स्टार्ट करते ही उसके मुंह से निकले ये अल्फाज सुहाग को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। वो मेरा नसीब है, मगर वो हैं तो मेरे अपने। उनके लिए कुछ करती हूँ तो खुशी होती है। जवाबन उसने मखसूस अंदाज में घूरा था और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रमज़ान शरीफ का चांद नजर आते ही घर का माहौल बदल गया। घर में रोज़ा सिर्फ अजमीर या उसका होता था। आंटी की मेडिसिन ज़रूरी थी और रहीम भाई शुगर के मरीज़ थे, अक्सर बीमार रहते थे। रोज़ा होने के बावजूद वो अपने तमाम काम रूटीन के मुताबिक करती थी, बल्कि अब शाम में किचन में इजाफी 2 घंटे मस्त थे उसके कि सुबह में रहीम भाई अजमीर की रोज़ की नई फरमाइशें लिस्ट उसे थमा देते थे। ओ गॉड, किस कदर चटोरा है ये शख्स! इतनी चिटपटी चीज़ें तो लड़कियां भी नहीं खाती। असर की नमाज अदा करके वो किचन में जाती थी और इफ्तारी से 20 मिनट पहले वो किचन से निकलती थी। खुद इफ्तारी वो किचन में अकेले करती थी और आज शायद गर्मी ज़्यादा थी कि उसके सर में शदीद दर्द था। वो सिवाय खजूर और पानी के कुछ भी ना खा सकी और नमाज पढ़ते ही लेट गई। तुम ठीक हो सुहाब? खिलाफे मामूल उसे बेड पर लेटे देखकर वो फिक्रमंद हुई। हाँ, बस सर में दर्द है, कोई टैबलेट वगैरह ले लो बच्चे। जी अच्छा। वो कुछ देर खामोशी से लेटी रही, मगर बाहर से जब अजमीर के तेज़ लहजे में बोलने की आवाज़ आई तो उठ बैठी और सर पीट लिया। अजमीर नमाज के बाद खाना खाता था। सुबह ही रहीम भाई ने उसे कहा भी था कि भैया ने कोफ्ते बनाने का कहा है, मगर वो भूल गई। सर में दर्द ही इतना था। वो फटाफट उठी और किचन में भागी। आई एम सॉरी, मैं अभी तैयार कर देती हूँ, मुझे याद नहीं रहा। मैडम, आपको पे ये काम करने की ही मिलती है, आराम करने की नहीं। उसका गुस्सा गुस्सा उरूज पे था। एक तो सरदर्द, ऊपर से उसकी फटका। सुहाब का दिल भर आया। रियली सॉरी भैया, सुहाब बेटी की तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए शायद वो बना न सकी। रहीम भाई, मैं आपको इसके फेवर के लिए तनख्वाह नहीं देता, आप अपने काम से काम रखें। वो उन्हें भी सुना था। मम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। मम्मा जानती थी ये उसकी शुरू की आदत थी कि खाने में 10 मिनट भी देर हो जाए वो यूं ही शुरू हो जाता था। अजमीर, अपना लहजा नरम कर लो। ठीक है, तुम उन्हें रकम देते हो हमारी खिदमत की, मगर मत भूलो कि सुहाब यहाँ कुक के लिए नहीं आई थी। अगर उसने ये काम अपने जिम्मे लिया है तो तुम यूँ तो बिहेव मत करो। यूँ ना मम्मा कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। मगर तुमने अफ्तारी में कुछ तो खाया होगा। अब अच्छी तरह जानती है ना, जिस दिन कोफ्ते बनने हो मैं कोई और चीज़ नहीं खाता। मैंने सिर्फ जूस लिया था अफ्तारी में, और वैसे भी आपके चहेते ने आज पकौड़े में नमक भी जहर से ज़्यादा तेज़ किया हुआ था। हलक से उतरे कब?
ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس کے سر میں درد ہے، تم بھی احساس کر سکتے ہو اس کی تکلیف کا، کیونکہ تم سے تو سر درد برداشت بھی نہیں ہوتا نا۔ خالی پیٹ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب سہاب نے کھانا تیار کیا وہ بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا، مگر سالن اتنا ٹیسٹی تھا کہ وہ ساری جھنجھلاہٹ بھول گیا اور مزے سے کھانا کھایا۔ 15 روزے گزر چکے تھے، مگر مجال ہے جو گرمی میں ذرا بھی کمی ہوئی ہو۔ سہاب حقیقتاً شام تک نڈھال ہو جاتی تھی۔ آنٹی کو احساس تھا کہ گرمی کے روزے اور اوپر سے اتنا کام، مگر اس کی خندہ پیشانی تھی کہ کبھی بھی اکتاہٹ و بیزاری تک محسوس نہ ہونے دیتی۔ ان کے ساتھ ساتھ ازمیر کو بھی ہر کام ہر چیز وقت پر چاہیے ہوتی تھی۔ رحیم بھائی تو بیمار تھے، سو اس گھر کے 90% کاموں کی ذمہ داری اس پر آن پڑی تھی، لیکن اسے پھپھو بہت یاد آ رہی تھی۔ کل اس نے انہیں فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر گھر میں کتنی تنگی ہو رہی ہوگی۔ پھپھو کی محنت پر تو گھر چلتا تھا، اور آج صبح جب ازمیر نے اسے سفید لفافہ تھمایا تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ ابھی تو 10 دن باقی تھے۔ اس نے ازمیر کو دیکھا تو الجھن چہرے سے ظاہر تھی۔ مما نے عید کی تیاری کے لیے دیے ہیں، تمہیں جو خریدنا ہو خرید لے آنا، مگر مجھے جو کہنا ہو مما سے کہنا۔ اس نے لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور تیز قدموں سے چلا گیا۔ اس کی عید کی تیاری سے زیادہ اہم پھپھو تھی۔ اس کے پاس تو پھر بھی کچھ پیسے تھے، وہ ہر پے سے اپنی ضرورت کے لیے رقم نکال کر باقی پھپھو کو دے آتی تھی۔ وہ تیزی سے ازمیر کی طرف بھاگی تھی، کہیں وہ چلا نہ جائے۔ شکر تھا کہ وہ ابھی تک تھا۔ اسے یوں تیزی سے اپنی اور آتے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا۔ وہ آپ مجھے پھپھو کی طرف چھوڑ دیں گے؟ ملازم ہوں میں تمہارا کہ اپنا آفس چھوڑ کر تمہیں سیر کراتا پھروں؟ اس سے زیادہ اچھے لہجے کی امید رکھنا بھی بے سود تھا۔ وہ مایوسی سے پلٹ گئی۔ آ جاؤ، چھوڑ دوں گا۔ شاید ابھی تک اس کا دل مکمل طور پر پتھر نہیں ہوا تھا۔ اب اگر وہ منع کرتی تو ازمیر نے اسے ذلیل کر دینا تھا، سو وہ اپنی عافیت اسی میں جان کر فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ صبح صبح کون سی آفت آ گئی تھی پھپھو سے ملنے کی؟ وہ بیمار ہے، مختصر سا جواب دے کر چپ ہو گئی۔ تمام سفر خاموشی سے کٹا تھا، مگر جب پھپھو کے گھر پہنچے تو وہ بولا، صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، کیونکہ مجھے 10 بجے میٹنگ میں جانا ہے تمہیں گھر چھوڑ کر۔ وہ فرمانبرداری سے اندر گئی۔ پھپھو واقعی کافی نڈھال لگ رہی تھی، مگر وہ تو جاب کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ آپ کی طبیعت خراب ہے، آج نہ جائیں، چھٹی کر لیں۔ گھر کیسے چلے گا سہاب؟ مہینہ یوں ختم ہو جاتا ہے جیسے ہفتہ گزارا ہو۔ کرائے کے لیے مالک مکان دروازہ پیٹنے لگتا ہے۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو، دفع کرے اس مکان کو، آپ ابو کے گھر میں شفٹ ہو جائیں، یہ کرائے کے عذاب سے تو جان بچے گی آپ کی، مگر آپ نہیں مانتی۔ پھپھو پلیز، مجھے اس گھر سے وابستگی ہے، میں اسے پر رونق اور آباد دیکھ کر زیادہ خوش رہوں گی۔ صاحب، تجھے پتا ہے نا کہ تیرے پھپھا پہلے ہی اس مکان پر نظر لگائے بیٹھے ہیں؟ جتنا میرا حق ہے اس گھر پر اتنا ہی آپ کا ہے۔ پلیز پھپھو، کیوں ضد پر اڑی ہیں؟ مجھ سے آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، اتنی بیماری میں آپ کی نوکری کرنا مجبوری ہے۔ اچھا، یہ لے کچھ پیسے ہیں۔ اس نے ازمیر کی دی رقم ان کے ہاتھ پہ رکھی تو کچھ فاصلے پہ بیٹھا ازمیر غصے سے دانت کچکچا کر رہ گیا۔ وہ جب بھی اسے پیسے دیتا سارے لا کر وہ پھپھو کو تھما دیتی۔ واپسی پر وہ اس کی کلاس لے رہا تھا۔ میری ضرورت ہی کیا ہے، 3 وقت کی روٹی وہ آپ کی مہربانی سے مجھے مل جاتی ہے۔ میری ضرورت ہے کیا ہے، 3 وقت روٹی وہ آپ کی مہربانی سے مجھے مل جاتی ہے، مگر پھپھو کو اس 3 وقت کی روٹی کے لیے کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ رقم تمہیں تمہاری محنت کے بدلے میں ملتی ہے، اور مجھے جس چیز سے اطمینان اور خوشی ملتی ہے میں وہی کرتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم اسی مشن پر میری مما کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہی ہو کہ دھیرے دھیرے اپنی پھپھو کی میں اپنی محنت کی کمائی سے انہیں رقم دیتی ہوں، آپ سے مانگ کر نہیں دیتی۔ پہلی بار ازمیر کے سامنے اس کا لہجہ قدرے سخت ہوا تھا۔ اس کے بعد ازمیر تلخ باتیں سناتا رہا، مگر اس نے خاموشی نہیں توڑی تھی۔ رات میں عشاء کی نماز کے بعد وہ مما کو سہاب کی باتیں بتا رہا تھا۔ میں اسے عید کے لیے خود کپڑے وغیرہ دلوا دوں گی، وہ جانتی تھی کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں گی، تبھی وہ تمام پیسے ہر ماہ جا کر اپنی پھپھو کے ہاتھ پر رکھاتی ہیں۔ اب پتہ چلا آپ کو کہ کیوں بھیجا ہے انہوں نے صاحب کو یہاں؟ وہ بہت خوددار بچی ہے، اتنے ماہ ہو گئے آج تک کبھی اس نے اپنی اتنی سی ضرورت کا اظہار نہیں کیا مجھ سے۔ تم اسے پے دیتے ہو اس کی محنت کے بدلے، اگر وہ اپنی خوشی سے وہ رقم اپنی پھپھو کو دیتی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اسے تمہاری دولت کا لالچ نہیں ہے ازمیر، آپ اب تک اس کی پلاننگ نہیں سمجھ رہی؟ سب سمجھتی ہوں میں، اگر وہ لالچی ہوتی یا محض ہماری دولت کی وجہ سے اس گھر میں ہوتی تو وہ کبھی اس گھر کو اپنا سمجھ کر تمام ذمہ داری نہ اٹھاتی، کیونکہ وہ اس گھر میں صرف میرے لیے آئی تھی، تمہارے لیے یا اس گھر کے باقی کاموں کے لیے نہیں۔ مجھے اپنے کسی کام کے لیے اس کی قطعی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر سکتا ہوں۔ ضرور، تبھی تو اگر تمہاری افطاری میں تمہاری فرمائشی لسٹ میں ایک چیز کی بھی کمی رہ جائے تو تم اس پر چلا اٹھتے ہو۔ ہاں، کیونکہ وہ کوکنگ کرتی ہے۔ کیا تم اسے یہ کہہ کر اس گھر میں لائے تھے کہ کچن کا کام بھی اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے؟ اب مجھ سے کیوں اس کے لیے بحث کر رہی ہیں؟ کیونکہ وہ مجھے تمہاری طرح عزیز ہے۔
मम्मा मैं आपका बेटा हूँ, वो आपकी कुछ नहीं लगती। वो मेरी बहुत कुछ लगती है, मम्मा के लहजे में खफकी तरह। यूँ अब मैं खुद चाहती हूँ कि वो यहाँ से चली जाए। वॉट? और आप कितना बेहतर हो गई हैं उसके आने से। मम्मा कोई और इस तरह आपकी केयर नहीं कर सकता जिसे वो करती है। वो अनजाने में सही मगर एतराफ़ कर गया था उसकी नेक नीयति का। हाँ, मगर मत भूलो कि उसने अपनी उम्र भर गंवाने का ठेका नहीं ले लिया। असल में मुझे तुमसे बात करनी है। मिसेस वसीम आई थी, उन्हें सुहाब इतनी पसंद आई कि वो अपने बेटे के लिए उसका प्रपोजल लेकर आई थी। मम्मा ये हमारा हेडेक नहीं है उसकी शादी करना, हमने उसे सिर्फ एज अ सर्वेंट रखा है। शादी की फिक्र उसकी फूफो करें जो हर माह सिर्फ पैसे लेने के लिए उसे याद करती हैं। जिनका अपना घर उसकी लड़की की मेहनत पे चलता हो वो कभी उसकी शादी का नहीं सोचेंगी। अगर फूफो ने सोच भी लिया तो उसका लालची शौहर कभी नहीं मानेगा। मम्मा ये मसला हम क्यों डिस्कस करें, मेरे लिए इस बात को इश्यू बनाना गैर अहम है, मगर मेरे लिए बहुत अहम है। मैं चाहती हूँ कि सुहाब की शादी हो जाए। मेरे दिल में उसके लिए वही फीलिंग्स हैं जो तुम्हारे लिए हैं। बट मम्मा मेरे लिए हर इश्यू से अहम आपकी ज़ात है। जब तक आप मुकम्मल तरह ठीक नहीं होती वो लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आपके अच्छे होने के बाद मेरे लिए उसकी ज़ात कतई गैर अहम है। मेरा बेटा इस कदर शेल्फिश कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आता। तुम वही अजमीर हो जो एक राह चलते इंसान के दुख को भी अपना महसूस करता था, और सुहाब के लिए इतने सेल्फिश। अगर हम इतने अरसे किसी जानवर को भी अपने साथ रखें ना तो हमारे अंदर उसके लिए भी हमदर्दी व मोहब्बत जन्म ले लेती है। और तुम दिन रात वो तुम्हारे सामने है। क्या इतना अरसा काफ़ी नहीं है किसी को जानने के लिए? मुझे उसको जानने में कतई दिलचस्पी नहीं है। वो आपकी ज़रूरत है इसलिए मैं उसे यहाँ बर्दाश्त करता हूँ, एंड इनफ। वो सख्त खराब मूड लिए बाहर निकला था। बाहर उसे सहाब मिल गई जो मम्मा के लिए दूध का गिलास लेकर आ रही थी। माइंड इट सुहाब बीबी, मैं तुम्हें यहाँ अपनी मम्मा की केयर के लिए लाया था, तुम्हारा रिश्ता कराने नहीं। जिस काम के लिए यहाँ हो सिर्फ उस पर तवज्जो दो। अमीर लड़के फंसाने का काम तुम अपने घर लौटकर जाने के बाद भी कर सकती हो। सुहाब उसकी हर बात बर्दाश्त करती थी, उसका मिजाज समझकर, उसके दिल पर लगी चोट को जानकर, मगर वो इस हद तक उसकी तस्दील करेगा ये नहीं सोचा था उसने। मैं यहाँ आपके सर्वेंट हूँ मिस्टर अजमीर हैदर, मुझे इस बात से कभी इनकार नहीं रहा, मगर मेरे किरदार पर उंगली उठाने का हक नहीं दिया मैंने आपको। जस्ट शट अप। अच्छी तरह समझता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। अपनी यतीमी का रोना रोकर तुम किस तरह दूसरों को फंसाती हो। तुमने कोशिश कर डाली, मुझ पर बस ना चला तो तुमने फैजी पर तीर चला लिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए। उसने सुहाब की ज़ात के परखच्चे ही तोड़ा दिए थे। सुहाब से मज़ीद वहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। वो आंटी के लिए उसके हर रवैये को बर्दाश्त करती थी, मगर कब तक। उसे ना दौलत का लालच था ना मोहब्बत का। दौलत इंसान की ज़रूरत हो सकती है, बस वह ज़रूरत के लिए ही पैसे को अहम समझती थी। दौलत कभी भी उसके लिए सब कुछ नहीं रही थी। उसके लिए तो उसकी हर तंज़ या बात सही नहीं थी। जब उसके नज़दीक ये चीज़ इतनी अहम थी ही नहीं, फिर बुरा क्या मानना। मगर वो उन रुपयों पैसों के लिए अपनी ज़ात पर उंगली नहीं सह सकती थी। आंटी पर उसने कुछ ज़ाहिर नहीं होने दिया था। उनको दूध पिलाकर, मेडिसिन देकर, मामूल के मुताबिक उसने तमाम काम किए। सहरी भी बनाई थी, मगर सूरज के निकलते ही खुद भी उस घर से निकल गई थी। उसे दुख था कि वो आंटी को बताकर भी ना आई थी। वो सीधा अपने घर आई थी, जो इस वक्त उजाड़ किसी खंडर की सूरत बिखरा पड़ा था। उसकी ज़ात की तरह रोज़ा होने के बावजूद उसने सफाई की ठानी और दोपहर हो गई। उसे घर को सही रूप में लाते लाते जाहिर है उनका घर 2 कमरों पर मुश्तमिल 3 मरहले का छोटा सा घर था। कभी ये घर उसे महलों से ज़्यादा अजीज़ था, क्योंकि अबू ने जिस मेहनत और मोहब्बत से बनाया था वो उसे अजीज़ थी। घर खुला देखकर उसके पड़ोस की खाला वहीदा भी आ गई। सुहाब तुम वापस आ गई? हाँ खाला, कब तक किसी पर बोझ बनती। जब ज़िंदगी गुजारनी ही अकेले है तो फिर आज से ही सही। तुम्हारा रोज़ा है बच्चे? उसकी थकन और गर्मी से होते बुरे हाल के पेश नज़र पूछा था उन्होंने। उसने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा अफ्तारी तुम हमारे साथ करना आज? जी अच्छा, वो उनकी मोहब्बत को देखते हुए मान गए। सुबह जब वो सोकर उठी उन्हें लगा सुहाब किचन में होगी, मगर जब 10 बज गए तो उन्हें लगा शायद उनके सोते में वो फूफू से मिलने गई हो। उसकी फूफू की तबीयत जो ख़राब थी, सारा दिन गुजर गया तो उनकी फ़िक्र भी बढ़ गई। और अजमीर को शौक़ लगा जब अफ्तारी टेबल पर उसकी फरमाइशी कोई चीज़ ना थी, फ्रूट चाट, पकोड़े और जूस के अलावा। वो चीख उठा, रहीम भाई मैं सुबह आपको क्या कहकर गया था? भैया मुझे जो बनाना आता था मैंने बना दिया। सुहाब बेटी सुबह से घर नहीं है क्या? वो एकदम उछलकर खड़ा हुआ। सुहाब घर नहीं है तो कहाँ है? पता नहीं। अजमीर अफ्तारी भूलकर मम्मा के रूम में आया। मम्मा सुहाब कहाँ है? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मुझे क्या इल्म वो कहाँ है, मगर ये ज़रूर पता है कि वो क्यों गई है। मम्मा का लहजा खुरदरा और अल्फाज चुपते हुए थे। वो हड़बड़ा गया।
मुझे नहीं पता कि वो क्यों गई और कहाँ गई। तुमने कल रात उसे क्या कहा था अजमीर? यकीनन ऐसी कोई बात कही है तुमने जो वो सह ना सकी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था उसे कि वो ये ड्रामा करे। इस कदर गैर जिम्मेदार लड़की बिना बताए कैसे जा सकती है? तुम जाके रोज़ा अवतार करो। मम्मा को इस वक्त उसके साथ बहस करना मुनासिब ना लगा। वो भी खामोशी से चला गया। मगर इशा की नमाज के बाद वो और मम्मा फिर से इसी बहस को लेकर बैठे थे। अंदाज़ा हुआ आपको उससे वो कितनी सेल्फिश थी? और तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि वो अपना काम अधूरा छोड़कर बिना बताए चली गई। इस बात की फिक्र नहीं कि वो कहाँ गई है। ऑफ कोर्स वो अपनी फूफो के घर गई होगी। नहीं गई है वो वहाँ। उनके ठहरे लहजे में अजीब सा सड़पन नजर आया था। मैंने फ़ोन किया था मगर उन्हें ये नहीं बताया कि सुहाब यहाँ भी नहीं है। मगर उन्होंने फ़ोन उठाते ही पहला नाम उसका लिया था कि सुहाब तुम ठीक हो? मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मैंने तो आपकी तबीयत पूछने को कॉल की है। सुहाब सो रही है। फिर कहाँ है वो? अजमीर कितना भी सख्त दिल सही, गुस्से और तनफ्फुर में उसने जाने उसे रात क्या कहा, मगर उसे फिक्र होती थी कि वो तनहा लड़की थी, बहुत ज़्यादा बहादुर भी नहीं थी। तुमने मेरा दिल दुखाया है अजमीर, बहुत गहरा सदमा दिया है मुझे। मम्मा का लहजा भीग गया और वो बुरी तरह रो दी। उसे अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि मम्मा सुहाब से इस कदर मोहब्बत करने लगी हैं, इतनी अटैच हो गई हैं उससे कि उसके लिए यूँ रोएंगी। वो तो महज ज़रूरतन उसे इस घर में बर्दाश्त कर रहा था, मगर अब लगा कि वो इस घर की ज़रूरत नहीं, घर का हिस्सा बन चुकी थी। आई एम सॉरी मम्मा, मैं समझ ही ना सका कि आप उसे इतना चाहती हैं। मम्मा की वजह से ही वो उसे लाया था, अब खुद ही उनके दुख का सबब बन गया। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा मम्मा आपके पास। मैं जानती हूँ वो कहाँ होगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो अब नहीं आएगी। तुम्हारी बातों ने उसकी खुददारी और अना को ठेस पहुँचाई थी। उसके पाकीज़ा किरदार को इल्ज़ाम लगा दिया है तुमने। वो नहीं आएगी और अच्छा है ना आए। कितने दावे से लाई थी मैं उसे कि उसका ख्याल रखूंगी, हिफाजत करूंगी। क्या फ़र्क रहा उसकी नज़र में हमारे और उसके फूफू के घर में? वहाँ उसकी फूफू का शौहर उस मासूम का दिल छन्नी करता था, और यहाँ मेरा अपना बेटा उसे बात बेबात पर ज़र्ब लगाता रहा। अजमीर, तुमने कभी सोचा कि वो क्यों तुम्हारी हर तरकीब खामोशी से सह लेती? क्यों किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती थी? हर ताना हर तंज नज़रअंदाज करती थी। मुजरिम ना होते, बेकसूर होते हुए वो कभी तुम्हारे सामने खड़े होकर ना पूछ पाई कि तुम क्यों उसे इस कदर नफरत से देखते हो, क्यों उसे बुरा समझते हो। मैं बताती हूँ तुम्हें कि वो क्यों चुप थी। इसलिए अजमीर कि वो तुम्हारे अंदर की तोड़ फोड़ से वाकिफ़ थी, तुम्हारे दुख को समझती थी, और उसके दिल में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को लेकर बहुत हमदर्दी थी। वो तुम्हारे दुख में शामिल थी। एहसास था उसे कि तुम क्यों इस तरह का बिहेव करते हो। अरे अगर वो चाहती तो तुम्हारे सामने खड़े होकर पूछ सकती थी। तानिया ने जो किया उसकी सज़ा तुम उसे क्यों दे रहे हो? वो तानिया नहीं थी अजमीर, मगर तुमने तानिया के किए हर फेल का बदला उस मासूम से लिया। हर रोज़ अपने लफ्ज़ों के सख्त तीर चलाकर उसे ज़ख्मी करते रहे और वो सहती रही। मगर कब तक? वो इंसान थी, बेज़बान जानवर नहीं। और फिर भी उसकी आला ज़रफ़ी देखो कि वो बिना किसी शिकायत के कुछ कहे बिना चली गई। हालांकि वो चाहती तो तुम्हारे बदसूरत रवैये का जवाब तुम्हारे मुंह पर मार सकती थी। ये उसकी आला तरबियत थी अजमीर, जिसने उसे ऐसा करने नहीं दिया। खुदा के लिए अपने दिल दिमाग से तानिया को निकाल दो। भूल जाओ उस मनहूस औरत को जिसने हमसे हमारी हर खुशी छीन ली, हमारा घर का सुकून छीन लिया। हर लड़की में तानिया नजर आती है तुम्हें, मगर अजमीर अभी दुनिया में सुहाब जैसी लड़कियां भी हैं। अपनी आंखों से नफरत की ये पट्टी उतार कर देखो प्लीज़ अजमीर। तुम्हारी ये नफरत तुम्हारा कहीं बहुत बड़ा नुकसान ना कर दे। वो मामा को एक लफ्ज़ भी जवाब में ना कह सका था, मगर सुहाब को उसने हर हाल में तलाश करना था। वो कैसे इतनी खुदसर हो सकती थी कि उसे बिना बताए चली गई? ईद से पहले उसे घर वापस लाने की कसम खाई थी उसने कि अपनी मम्मा की खुशी से बढ़कर उसे कुछ अजीज़ ना था, खुद अपनी ज़ात भी नहीं। वो उसकी फूफो के घर गया, उन्हें सारी हकीकत बताई तो वो रोने लगी। प्लीज़ रोए मत, मुझे बताएं वो कहाँ जा सकती है? उसका कोई ठिकाना, कोई और रिश्तेदार? वो कहाँ जा सकती है बेटा, सिवाय अपने घर के? वहीं गई होगी। मेरे पास आती तो फिर वही किलकिल, इसलिए वहाँ चली गई होगी। अपने घर? उसका घर कहाँ है? उसने बेताबी से पूछा था, और जैसे ही उसे एड्रेस मिला वो सीधा सुहाब के घर पहुंचा था। बिना नॉक किए सीधा अंदर चला गया। वो नमाज पढ़ रही थी। अजमीर ने पहली बार उसकी खूबसूरती और मासूमियत का एतराफ़ दिल में किया था। उसने दुआ ख़त्म करके जहन्नमाज़ समेटी तो सीधी नज़र अजमीर पे ठहरी। आप यहाँ? उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, सिर्फ संजीदगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मम्मा को अकेले छोड़कर आने की? बगैर बताए तुम घर छोड़कर आ गई। मुझे बताया था तुमने? मिस्टर अजमीर हैदर, मैं आपकी जागीर नहीं हूँ, महज मुलाजमत करती थी आपके घर, जिसकी अवज़ तनख्वाह लेती थी। जब मुझे लगा कि अब मज़ीद मैं वहाँ नहीं रह सकती तो आ गई। मैं यहाँ तुम्हारी तकरीर से मुतासिर होने नहीं आया, तुम्हें लेने आया हूँ अभी, और इसी वक्त तुम मेरे साथ चल रही हो बस। क्या अजारादारी थी उसकी, जब जी चाहा जलील कर दिया और जब जी चाहा। कितना अजीब शख्स था ये। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि घर लॉक करो और चलो। मैं कह चुकी हूँ ना कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती।
वो अभी अड़ गई। अजमेर का पारा हाई हो गया। उसने सख्ती से उसकी नरम कलाई मजबूत में थामी और जबरदस्ती उसे बाहर गाड़ी तक ले आया। बैठो शराफत से। ये क्या जबरदस्ती है? जब मैं नहीं जाना, जस्ट शट अप। तुम जाओगी। मेरी मम्मा की तकलीफ में मैं नहीं देख सकता। वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और उनके लिए तो मुझे सारी दुनिया को आग भी लगानी पड़ जाए तो लगा दूंगा। तुम क्या चीज़ हो? मामूली सी लड़की। अब मजीद तमाशा बनाने से बेहतर है खामोशी से गाड़ी में बैठो। मुझे यहाँ के लोगों के फिजूल सवाल नहीं सुनने। साहब का दिल भर आया। उस शख्स ने कितना गिरा दिया था। क्या समझा था उसे? महज अपने घर और माँ की ज़रूरत। उसकी अपनी कोई हैसियत ना थी। वो बेजान तो नहीं थी, जीती जागती इंसान थी। अरे सुहाब बच्चे, तुम कहीं जा रही हो? वहीदा खाला उसके लिए शायद कुछ लेकर आई थी। उसे यूं गाड़ी के करीब खड़ा पाकर फिक्रमंदी हो गई। ये कौन है? उनका इशारा अब अजमेर की तरफ था। जहरा आंटी के बेटे हैं। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है खाला। मैं उनको देखने जा रही हूँ। अब प्लीज़ घर को ताला लगा दे। मैं आपसे चाबी बाद में ले लूँगी। यहाँ मजीद खड़े होकर वाकई तमाशा बनना था। अजमेर हैदर ने करना तो वही था जो उसने सोचा था। सो वो अपनी बेबसी पर रोती गाड़ी में बैठ गई। आप फ़ायदा उठा रहे हैं मेरे अकेले होने का। मेरे सर पर कोई साहिबान नहीं है। बेआसरा हूँ ना, इसलिए। वो बुरी तरह रो रही थी, मगर अजमेर ने उसकी फिजूल सी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो लब भीजे तेज़ी से गाड़ी भगा रहा था। घर के अंदर दाखिल होते ही उसके लब हिले थे। मम्मा के सामने जाने से पहले ये चेहरा धो लेना और उन्हें कतई ये पता ना चले कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना लाया हूँ। मैं आपके किसी भी हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। जाने उस शख्स के लिए ये जो खौफ था दिल में कहाँ सो गया था। होना पड़ेगा तुम्हें मेरे हुक्म का पाबंद, क्योंकि ये मेरा घर है और तुम जानती हो यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। मैं नहीं रहना चाहती आपके इस घर में। तुम यहीं रहोगी और मैं देखता हूँ तुम कैसे इस घर से कदम बाहर भी निकालती हो। मिस सुहाब रियाज, टांगे तोड़ दूंगा, डालूंगा तुम्हारी। किस हैसियत से हुक्म दे रहे हैं? हम में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपकी हर बात मानूं। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, अंडरस्टैंड? वो अपनी हिम्मत पर खुद हैरान थी। तुम सिर्फ मेरी मर्जी की ताबे हो और बस। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोला था, फिर गाड़ी से उतर गया। बेहतर होगा अंदर जाने से पहले अपना चेहरा और लहजा दोनों दुरुस्त कर लो। तुम्हारी इतनी बकवास सिर्फ ममा के लिए बर्दाश्त की है मैंने, आइंदा नहीं करूँगा। फिर आदत डाल लें अजमेर साहब इस बकवास की, क्योंकि अब सुहाब रियाज भी पहले की तरह हर बात नहीं सहेगी। उसी के अंदाज में जवाब देती वो आगे बढ़ी, मगर उसकी बाजू पर सख्त रोकने पर मजबूर कर दिया। मेरे साथ दोबारा इतनी जबान चलाई ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, इडियट लड़की। वो बुरी तरह गुर्राया था, मगर सुहाब डरी नहीं थी। जबरदस्ती बाजू छुड़वाती अंदर चली गई और सीधा आंटी के पास जाकर रुकी थी, जो उसे देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी और बैठने की कोशिश करने लगी। सुहाब ने उनकी मदद की और फिर उनके सीने में सर छिपाकर रो दी। बस बच्चे रोज़ी की हालत में नहीं रोते। आई एम सॉरी आंटी, मैं बहुत बुरी हूँ ना, सिर्फ अपनी ज़ात के सुख के लिए आपको दुख दिया, माफ़ कर दे मुझे। तुम क्या हो सुहाब? ये मेरे दिल से पूछो मेरी जान। तुम चली गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम्हारे बिना जीने की तो मुझे आदत ही नहीं रही थी। मैं अधूरी हूँ तुम्हारे बगैर। वो काफ़ी देर उनकी गोद में सर छुपाए लेटी रही। अगर अपनी गलती का इतराफ़ करके दिल हल्का हो चुका हो तो मिस सुहाब अवतारी बना दे। सिर्फ 1.5 घंटा है रोज़ा खुलने में। वो बाजू सीने पे लपेटे अपने मखसूस तंज़ अंदाज में मुखातिब था। सुहाब ने उसे ना डरने का अहद कर लिया था, मगर वो आंटी के सामने उस शख्स को कुछ भी कहकर आंटी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। अजमीर अभी तो वो आई है। मम्मा, ड्यूटी इज़ ड्यूटी, ये इसकी जॉब का हिस्सा है, प्लीज़ उसे करने दे। उठे मैडम, रहीम भाई किचन में आपका वेट कर रहे हैं। वो उसे सख्त लहजे में हुक्म देता पलट गया। 20 रोज़े गुजर चुके थे और आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। 7 मुबारक ताक रातें। जब से उसने रमज़ान मुबारक के रोज़े बाकायदगी से रखना शुरू किए थे, इसी उम्र से वो ताक रातों की इबादत भी नहीं छोड़ती थी। आज 21वीं रात थी और अपने तमाम काम अंजाम देकर वो जाए नमाज संभाल कर बाहर आ गई थी, क्योंकि अगर रात भर लाइट ऑन रहती तो आंटी डिस्टर्ब होती। उसे लगा सुकून से इबादत करने के लिए स्टडी रूम की बेहतरीन है। सो वो वहीं आ गई और अपनी इबादत में लग गई थी। 1:30 बजे स्टडी की लाइट ऑन देखकर वो ठिठका था। शायद रहीम भाई लाइट ऑफ करना भूल गए होंगे, मगर जब वो अंदर आया तो ठहर सा गया। वो जाए नमाज बिछाए, दोनों हाथ फैलाए, जाने अल्लाह से क्या तलब कर रही थी। उसके चेहरे पे फैले आंसू और हल्की हल्की सिसकियाँ वो साफ सुन और देख सकता था। इस लम्हे सुहाब रियाज के चेहरे पर उसे एक अनजानी सी चमक नजर आई थी, एक ऐसी कशिश कि कई लम्हे वो नजर न हटा सका। उसे लगा कि इस वक्त सुहाब को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। वो खामोशी से मुड़ गया, मगर सहरी तक वो इस लम्हे की गिरफ्त से ना निकल सका था। आंसुओं से तर वो मासूम पुरकशिश चेहरा, कैसा नूर, कैसी चमक थी उस लम्हे उसके चेहरे पर कि उसका सहर अब तक नहीं टूटा था। रात 1:30 बजे तुम स्टडी में क्या कर रही थी? सहरी में अमूमन वो दोनों ही उठते थे, तो उसे इस वक्त सुहाब से डायरेक्ट बात करनी पड़ती थी। अमूमन वो हर ऑर्डर रहीम भाई के ज़रिए ही उस तक पहुंचा देता था। 21वीं रात थी, इसलिए नवाफिल और कुरान पाक की तिलावत करती रही। इसके लहजे में अब वो डर नहीं होता था,
जो पहले हुआ करता था। अब वो सहमी सहमी नहीं बल्कि पूरे एतमाद से उसे जवाब देती थी, और उसके जवाब पर अजमेर हैदर की निगाहें फिर से लम्हे भर को उसके चेहरे पे भटकती थी। उसकी आंखों में वाकई रात भर जागने की गवाही थी। वो खामोशी से सहरी करने लगा। चाय लेंगे आप? नहीं। उसका जवाब सुनकर वो किचन में चली गई और खुद भी सहरी करने लगी। सुनो, तुम सहरी के बाद जाकर सो जाओ, बाकी काम रहीम भाई कर लेंगे। तुम रात भर से जागी हुई हो। मैं यहाँ काम के लिए लाई गई हूँ। ये मेरी ड्यूटी है जिसे अंजाम देना मेरा फ़र्ज़ है। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, मगर मुझे मुफ्त की रोटी मंजूर नहीं है। इतने नरम लहजे के जवाब में इतने सख्त अल्फाज उसका इस्तकबाल करेंगे, कतई उम्मीद नहीं थी उसे। उसके अंदाज का ज़िद्दी बच्चा फिर से जाग गया। उसके अंदर का कहा था ना तुमसे कि मुझसे ज़बान न चलाना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे हक़ में। इससे ज़्यादा और क्या बुरा कर सकते हैं आप, जो आप कर रहे हैं। उसने चाय का कप पटका तो अजमेर के दिमाग की रगें तन गई। तुम कतई इस काबिल नहीं हो कि तुमसे झूठी हमदर्दी की जाए। सड़ो मेरी बला से। सुहाब को उसके मूड की, गुस्से की कतई परवाह नहीं रही थी। उसने किचन का काम समेटा, नमाज अदा की, कुछ देर तिलावत की और फिर लेट गई। कुछ देर बाद वो कतई गाफिल थी। उसे एहसास न हुआ कि वो कब तक सोई, और वो अब भी शायद सोती रहती, मगर उसे लगा कि अजमेर हैदर की आवाज़ उसके करीब ही गूंजी है। उसकी सारी नींद भग से उड़ गई और आंखें खोली तो वो वाकई रूम में मौजूद था, मगर कतई उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, बल्कि मम्मा को एक्सरसाइज करवा रहा था। सुहाब एकदम उठ बैठी और सबसे पहले सरहाने धरा दुपट्टा उठाकर कंधों पर और सर पर फैलाया था। फिर घड़ी देखी जो 1:30 बजा रही थी। ओह गॉड, मैं इतना बेखबर सोई। जाने आंटी ने नाश्ता भी किया होगा कि नहीं। अगर आपकी नींद पूरी हो चुकी हो तो प्लीज़ मम्मा के लिए लंच बना दे। वही तंजिया लहजा था, मगर उसकी नज़रें उस पर नहीं थी। वो कपड़े दुरुस्त करती उठ गई। अजीब सी झिझक और शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था उसे। वो बेखबर सोती रही। नींद में इंसान को कतई खबर नहीं होती कि वो किस तरह से सो रहा है, और वो दुपट्टे से बेनियाज लेटी सोती रही। आई एम सॉरी आंटी, मेरी आँख नहीं खुली। आपने नाश्ता किया, आप मुझे जगा देती। वो घने सिल्की बालों को केचर में जकड़ रही थी, मगर इस तरह के दुपट्टे भी सर से न हिले। इट्स ओके जानू, आई नो तुम रात भर सोई नहीं थी, इसीलिए जगाना मुनासिब नहीं लगा। रहीम भाई ने मुझे नाश्ता बना दिया था, डोंट वरी। और सुनो, अभी लंच के लिए कुछ मत बनाना, मुझे कतई भूख नहीं है। इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहती, हुक्म भरा लहजा उसकी समाज से टकराया। मम्मा के लिए सूप बना लाओ। जी। वो वो कहती अगले ही पल कमरे से बाहर थी। अजमेर हैदर के सामने दुपट्टे से बेनियाज बेखबर सोते रहना, वो ये सोचकर ही बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। हालांकि इतने अरसे के साथ में अजमेर हैदर के आला किरदार की जमानत वो आंखें बंद करके दे सकती थी। गुस्सा, नफरत, रूखापन, अजनबियत उसकी आंखों में हम वक्त देखा था, मगर उनके अलावा किसी और नज़र से कभी सामना नहीं हुआ था उसका। और वो फिर अपनी सोच में गलता सूप बना रही थी किचन में, जब वो भी आन पहुंचा। रहीम भाई, आज इफ्तारी में सिर्फ जूस लूँगा मैं, और कुछ नहीं बनाइएगा। जी भैया। रहीम भाई, खाने में क्या बनाना है? अक्सर ही वो इनडायरेक्ट बात करते थे और जरिया रहीम भाई होते थे। बेचारे खामखा पिस जाते थे। कुछ नहीं बनाना, अपने लिए जो बनाना वो बना लेना, मैं खाने में कुछ नहीं लूँगा। इस कदर चटोरा इंसान अगर मना कर रहा था हर चीज़ से, ज़रूर वजह तो होगी। जाने अनजाने वो भी उसकी फिक्र करती थी। रोज़ दही बड़े, पकोड़े, समोसे, आलू छोले और जाने क्या क्या बनवाने वाला आज सिर्फ जूस से अवतार करेगा। अमेजिंग। सारा दिन वो हैरान होती रही। उसके मना करने के बावजूद भी सुहाब ने थोड़े से फ्रूट और जूस अफ्तारी के वक्त टेबल पर सजा दिए थे, मगर उसने वाकई सिर्फ जूस पिया था और नमाज पढ़ने चला गया। ये बात फिक्रमंदी की थी। वो नमाज अदा करके लौटा तो उसने खुद ही मुखातिब कर लिया, कुछ बनाऊँ आपके लिए खाने में? तुम्हारे कान खराब है क्या, या याददाश्त? उसका लहजा दुरुस्त था। वो पछताने लगी अपनी हमदर्दी पर। उसके सामने से हट गई। ये शख्स उसके साथ कितना भी बुरा सही, मगर वो दिल से कभी उससे नफरत नहीं कर पाई थी। एक हमदर्दी थी उसे अजमेर हैदर से कि उसके साथ जो हादसा हुआ बहुत बुरा हुआ। आंटी ने तो खुद को समझा लिया था, मगर वो अपना एतमाद खो बैठा था इंसानों पर से। कभी कभी ये हमदर्दी बहुत अपनेपन का रूप धार लेती थी, मगर अगले ही लम्हे अजमेर का लहजा, उसके लफ्ज़ फिर से उसके जज्बात बदल देते। दोनों ही सर्द जंग के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। आज 26वां रोज़ा था और हस्बे मामूल सहरी के बाद कुछ घंटे आराम करके वो ऑफिस जाने को तैयार था। सुहाब मम्मा के लिए नाश्ता लेकर जा रही थी जब अजमेर ऐन उसके सामने आन रुका। मम्मा को बताकर 2 मिनट में आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मगर क्यों? हर बात के जवाब में सवाल मत किया करो, जितना कहा है उतना करो। जस्ट 2 मिनट्स, ओके? वो सर झटकती आंटी को नाश्ता देकर उन्हें बताकर आ गई कि वो अभी आ रहे हैं। रोज़े में झूठ भी क्या बोलती, और सच तो ये था कि खुद भी वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। वो बिल्कुल खामोशी से उसके साथ गाड़ी में आ बैठी थी तो उसने गाड़ी स्टार्ट की। कहाँ जाना है अब मुझे? प्लीज़ स्टॉप इट, मेरे सर में शदीद दर्द है, इसलिए अब दोबारा मत बोलना।
वो खामोशी से विंडो से बाहर भागती दौड़ती गाड़ियाँ देखने लगी। उसे कतई अंदाजा नहीं था अजमेर उसे कहाँ लाया है। झटका उस वक्त लगा जब उसने कोर्ट में खुद को पाया। नीचे उतरो, सर्द लहजे में मुखातिब हुआ। मगर हम यहाँ। खामोशी से उतरो। तरस अंदाज पर वो झंझलाती दरवाज़ा पटक कर बाहर आकर खड़ी हो गई। वो गाड़ी लॉक करके उसका हाथ थामे उसे अपने साथ लाया था। यहाँ आकर जो हकीकत उसे मालूम हुई वो सुहाब की दुनिया हिलाने को काफ़ी थी। वो शौक थी, बिल्कुल साकित। इस हद तक की उम्मीद नहीं थी उसे अजमेर हैदर से। सुहाब साइन करो प्लीज़। वो शायद लोगों के खौफ से नरम लहजा अपनाए हुए था। बेटी साइन करो। उस आवाज़ पर वो चौंकी। उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा था। ये कैसे कर सकती थी वो? उसकी इजाज़त के बिना, उसकी मर्जी के कतई खिलाफ वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा? ज़बरदस्ती करेगा? लाचार उसे साइन करने पड़े। मगर वापसी पर वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप इतना गिर जाएंगे, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। अब तो तुम खुद सोच सकती हो कि तुम मेरी मर्जी की ताबे हो और मेरी इजाज़त के बगैर तुम मेरे घर से एक कदम भी नहीं निकाल सकती। सिर्फ इसलिए कि मैं अपने घर चली गई थी, आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। ये सज़ा तुम्हारी ज़बान दराजी की वजह से मिली है मिसेस सुहाब हैदर। अब तो तुम ये नहीं कह सकती कि मेरा कोई हक नहीं है तुम पर हुक्म चलाने का। उसके चेहरे पे तंजिया और फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि आपके अंदर इतना गिरा हुआ इंसान बसता है। एक कमज़ोर लड़की की बेबसी से फ़ायदा उठाया है आपने। अल्लाह भी कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। मेरा सर मत खाओ, खामोशी से बैठो। वो उसे डांटता हुआ बोला और घर के गेट तक ड्रॉप करके खुद ऑफिस चला गया। वो खुद नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया। सिर्फ इतना था जहन में, मम्मा उसके बिना नहीं रह सकती। कल मिसेस वसीम के साथ होने वाली गुफ्तगू के बाद उसने ये डिसीज़न लिया था। मिसेस वसीम बज़िद थी अपने बेटे के लिए सुहाब को बहू बनाने के लिए, और मम्मा मान जाती क्योंकि वो सुहाब से मोहब्बत करती थी, उसे खुश देखना चाहती थी। और वो अजमेर हैदर अपनी मम्मा को खुश देखना चाहता था, और मम्मा की खुशी का नाम सुहाब था। उसे उसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आया था सुहाब को मुस्तकिल अपने घर में रखने का। सो उसने रात भर जागकर ये फैसला किया और सुबह होते ही सुहाब को लेकर कोर्ट में पहुंच गया, जहां उसने बिना सुहाब की मर्जी जाने उससे निकाहनामे पर ज़बरदस्ती साइन कराए थे। मगर अब वो मुतमईन था कि दुनिया की कोई ताकत सुहाब को उस घर से नहीं ले जा सकती। वो हमेशा मम्मा के पास रहेगी। वो अपनी मनमानी करके खुश था, मगर सुहाब के लिए पल पल सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इतना बड़ा फैसला वो आंटी को बताए हुए तो कैसे, कि उनके बेटे ने तो उसकी सारी ज़िंदगी तबाह कर दी। अपनी अना की तस्कीन के लिए उम्र भर के लिए गुलाम बना डाला था। मगर वो आंटी से कुछ कह ना पाई। हाँ, अजमेर हैदर से ना डरने का जो अहद उसने किया था वो अब मजबूत हो गया था। उसने अजमेर के हर काम से बाइकाट कर दिया। शाम में अफ्तारी पर सिर्फ फ्रूट चाट की प्लेट उसका मुंह चढ़ा रही थी। वो खामोशी से सह गया। मगर नमाज के बाद आया तो इल्म हुआ कि खाना आज बनाया ही नहीं गया। गुस्से से उसके आसाब तन गए, और जैसे ही सुहाब मम्मा के लिए दूध लेने रात को किचन में आई थी, वो उसके पीछे वहाँ मौजूद था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? अभी तुम्हारा नखरा और गुरूर नहीं टूटा? हालांकि अब तो तुम्हें मज़ीद दिलजुमई से मेरी खिदमत करनी चाहिए कि मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ अब। वो उसे चिढ़ा रहा था, खून जला रहा था। उसने रो रो कर आंखें सुर्ख कर रखी थी। उसका अंदाज़ा अजमेर को तब हुआ जब उसने अजमेर को जहरीली नज़रों से घूरा। वो पत्थर दिल नहीं था। लम्हे भर उसे अफसोस हुआ कि उसने अपनी ज़िद के लिए एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर डाली, उसकी हर खुशी छीन ली। मगर क्या उसके अलावा वो कोई और रास्ता था सुहाब को यहाँ रोकने का? तुम्हारे घूरने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। वो अब भी अनसुनी करती निकल रही थी कि उसने रास्ता रोक लिया। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ सुहाब। शराफत अच्छी तरह जान गई हूँ शराफत अच्छी तरह जान गई हूँ आपको भी और आपकी शराफत को भी। रियली, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम मुझे अच्छी तरह जान गई हो। आगे तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। वो कदरे उसकी तरफ झुककर बोला, मेरी बेबसी का इतना मजाक ना उड़ाएं अजमेर हैदर कि मैं जान देने पर मजबूर हो जाऊं। मेरी ज़ात का वकार, मेरा फ़ख्र तो आपने छीन लिया है। सिर्फ जिसमें जान ही बची है मेरे पास, वो भी निकाल लें अगर आपकी झूठी अना को तस्कीन इसी तरह मिलती है तो। उसकी बात के जवाब में एक ज़ोरदार थप्पड़ मिलेगा उसे, ये उसके जहनो गुमान में भी न था। ये लास्ट वार्निंग थी। इसके बाद अगर तुमने मेरे सामने ये लहजा और आवाज़ तेज़ इस्तेमाल की तो। वो मुठ्ठियाँ भींचता वहाँ से हट गया। उसके मजबूत और सख्त हाथ का निशान उसके सफ़ेद गाल पर सख्त हो गया था। दुपट्टे से कवर करती वो आंटी को मेडिसिन देकर स्टडी में चली गई थी। आज 27वीं शब थी। वो अपने रब के हुजूर हाजिर थी, मगर आज उसके अंदर मायूसी थी। वो जो मायूसी को गुनाह कराती थी, आज खुद को हारा हुआ, बेबस व लाचार महसूस कर रही थी। मुझे नहीं पता मेरे रब, जो हुआ वो मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं, मगर मेरा दिल उसे कबूल नहीं कर रहा। ऐ मालिक, तेरी रज़ा के बिना तो पत्ता भी नहीं हरकत कर सकता।
پھر اجمیر حیدر جیسا انسان اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں تو رحمان ہے، میری صرف تیری ذات سے امید ہے، اور تو ہی ہے میرے حق میں بہتر سوچنے والا ہے۔ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ ایک پھندا سا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ وہ مزید کچھ کہہ بنا پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ ساری رات اس نے اللہ سے رو رو کر دعا کی تھی۔ سحری میں وہ اس کے لیے ٹیبل پر تمام چیزیں رکھ کر خود صرف چائے کا کپ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اجمیر آیا تو سحری ٹیبل پر تیار تھی، مگر وہ خود نہیں تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا تو اندر تو ندارت۔ پھر وہ مما کے روم میں آیا تو وہ بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو جاری تھے۔ ایک انجانی کیفیت سے دو چار ہوا تھا وہ۔ اس کے آنسو اجمیر کے دل پہ بھاری بوجھ بن کر جیسے ٹھہر گئے۔ وہ سحری کے لیے بیٹھا مگر اس سے ایک نوالا تک نہ اٹھایا گیا۔ وہ پانی کا گلاس پی کر اٹھ گیا۔ اذان ہوئی تو مسجد چلا گیا۔ سہاب اس کے جانے کے بعد باہر آئی تو ٹیبل پر تمام چیزیں جو کی تو رکھی تھی۔ اس نے کسی چیز کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتی ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی۔ پہلے نماز ادا کی، پھر واپس آ کر برتن دھونے لگی۔ اتنے میں وہ بھی آ گیا تھا۔ برتنوں کی کھٹ پٹ سن کر سیدھا کچن میں آیا۔ تم نے روزہ رکھا ہے؟ حالانکہ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ روزہ نہیں قضا کرتی تھی۔ اس نے محض سر کو اس بات میں ہلایا تھا۔ پھر سحری کیوں نہیں کی؟ کچھ کھایا بھی نہیں؟ کھایا تو آپ نے بھی کچھ نہیں ہے۔ انجانے میں صحیح دونوں ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے۔ اس کا جواب اجمیر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا، حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ بہت دکھی ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ ریئلی تم اتنی فکر کرتی ہو میری؟ تو مجھے بھی تو کچھ نہ کچھ تمہارا خیال رکھنا چاہیے نا۔ تم بھوکی رہو تو میں کیسے کچھ کھا سکتا ہوں؟ اس نے سرد نظروں سے گھورا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ رات غصے میں تم پر میرا ہاتھ اٹھ گیا، اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ یہ تو آپ کا حق تھا نا۔ اسی حق کو جتانے کے لیے تو آپ کو اتنا اہم فیصلہ کرنا پڑا۔ اب شرمندگی کیسی؟ تم نہیں سمجھو گی۔ پہلی بار اس نے اجمیر کا لہجہ اتنا کمزور دیکھا تھا۔ میں سمجھنا چاہتی بھی نہیں ہوں۔ اس کے برابر سے نکل کر کمرے میں جا گھسی تھی۔ سارا دن وہ بہت خاموش رہی۔ زہرا آنٹی نے کئی بار پکارا، وہ یوں چونک جاتی جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہو۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر سے آنکھیں بھر آئی۔ میں کیا مانگوں تجھ سے میرے رب؟ تو میری ذات کو، میرے من کو سکون عطا کر، میرے دل کو یہ بے چینی، یہ مایوسی دور فرما دے میرے مالک۔ زندگی تیری دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، مگر زندگی کے ان تلخ تجربوں سے تھک چکی ہوں، بہت کمزور ہوں میں۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمت دے حالات سے لڑنے کی، اپنے حق کے لیے بولنے کی۔ تو جانتا ہے کل سے اب تک میری شناخت بدل گئی، مگر اب مجھ میں زمانے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو مجھے حوصلہ دے، آنے والے وقت جانے میرے لیے کیسے سوال اٹھائے، مجھے اس وقت سے ہمت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے مزید اپنے رب سے گڑگڑا کر دعا کی، پھر جائے نماز سمیٹ کر باہر آ گئی۔ لاؤنج میں اس ظالم انسان کو موجود پا کر اسے پتہ چلا کہ وہ آفس سے آج جلدی آ گیا ہے۔ وہ مڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں آنٹی شاید اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ سہاب، اجمیر آفس نہیں گیا؟ صبح گئے تو تھے، شاید جلدی آ گئے۔ پتہ نہیں، مجھے وہ پریشان سا لگ رہا ہے، کل سے جانے کیا بات ہے۔ ان کی فکر مندی پر وہ حیران رہ گئی اور سوچ تلخ ہو گئی۔ میری زندگی کا سکون برباد کر کے وہ خوش ہے، آنٹی کو وہ پریشان لگ رہا ہے؟ وہ تو اس کی چپ بھی نوٹ کر رہی تھی۔ سہاب، تم دونوں میں پھر سے کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا چہرہ بھی اترا اترا سا ہے، آنکھیں تم نے لاکھ کوشش چھپانے کی، مگر تمہارے رونے کی گواہ ہے۔ نہیں، انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے، میں تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی آنٹی۔ پھر رات تمہارے چہرے پہ نشان کیسا تھا جو تم چھپا رہی تھی مجھ سے؟ وہ اتنی بے خبر نہیں تھی جتنا صاحب سمجھ رہی تھی۔ پلیز آنٹی مت پوچھے کچھ۔ ٹھیک ہے، مجھے باہر لے چلو، میں اجمیر سے ڈائریکٹ پوچھ لیتی ہوں۔ میں یہیں حاضر ہوں ماما جانی، پوچھے کیا پوچھنا ہے آپ کو۔ وہ بہت لائٹ موڈ میں ان کے کمرے کے دروازے کے بیچ کھڑا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی سہاب کا موڈ خراب ہو گیا، اور جیسے ہی وہ اندر مما کے پاس آیا، سہاب باہر نکل گئی۔ برائے مہربانی چاہتے جاتے دروازہ بند کر دینا، رکی پھیکی آواز پر اس نے دھڑ سے بند کیا تھا، اور خود کو مصروف کرنے کے لیے رحیم بھائی کے کام میں ہیلپ کرانے لگی۔ میں صرف آپ کا نہیں، اس کا بھی مجرم ہوں۔ مجھے اندازہ ہے مما کہ میرے اس قدم نے اس کا بھی اعتماد انسانی سے ختم کر دیا ہوگا۔ وہ کتنی مایوسی کے احساس سے دوچار ہے، بے بس، وہ لاچار محسوس کر رہی ہے خود کو۔ مگر مما، مجھے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا سہاب کو اپنے گھر میں روکنے کا۔ میں خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ پھر سے کہیں چلی گئی تو کہیں آپ کی طبیعت مزید نہ بگڑ جائے۔ میں نے آپ کی اور مسز وسیم کی ساری باتیں سن لی تھی۔ مجھے لگا اگر میں نے یہ فیصلہ نہ لیا تو آپ مسز وسیم کو ہاں کر دیں گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے جائے۔ اس کے آنے سے آپ میں جو امپرومنٹ مجھے نظر آئی ہے، اس کے بعد یہاں سے سہاب کا جانا مجھے قطعی منظور نہ تھا۔ مگر مما، کل سے اب تک جب اس کا مرجھایا چہرہ میری نظروں کے سامنے آتا ہے تو میں خود کو پستی مدرتا محسوس کرتا ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ سچی تو کہتی تھی، وہ میری جاگیر نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں جو بھی ڈیسیژن لوں وہ مان جائے۔
وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی خواب ہوں گے، مگر میں نے سب چکنا چور کر دیے۔ پلیز مما، میں آپ سے بھی بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بنا یہ قدم اٹھایا۔ شاید میں نے غصے میں بہت غلط فیصلہ لے لیا۔ یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے تو ذکر کرتے، مجھے بتاتے تو کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اب علم ہوا مجھے کہ کل سے سہاب مرجھا کیوں گئی ہیں۔ ازمیر، یہ بندھن زور زبردستی سے نہیں جوڑے جاتے، یہ تو خوشی کے بندھن ہوتے ہیں۔ دونوں فریقین کی رضامندی، ان کی خوشی سے ہی اس رشتے کی مضبوطی کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس رشتے میں نہ تمہاری خوشی شامل ہے اور نہ سہاب کی رضامندی۔ ایسا بندھن عمر بھر دکھ اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ پلیز مما، ٹیل می، اب میں کیا کروں؟ میرے معافی مانگنے سے یہ سب ختم نہیں ہو سکتا، ورنہ میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لیتا۔ وہ زہرا حیدر کی گود میں سر رکھے ان سے اپنے دل کی تمام کیفیت بیان کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ بہت کمزور اور بکھرا بکھرا سا تھا۔ وہ قطعی وہ اجمیر حیدر نہیں تھا جسے خود کمزور ظاہر کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ ازمیر، میں تم سے ایک بات کہوں، مانو گے؟ انہوں نے دھیرے سے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ پلیز مما، کہیں نا۔ کسی بھی طرح کا فیصلہ لینے سے پہلے تم اپنا دل ٹٹولو، اپنے اندر جھانکو کہ کیا واقعی تم نے اتنا بڑا فیصلہ صرف میری خوشی کے لیے کیا ہے۔ نکاح وقتی جذباتی بندھن نہیں ہے ازمیر، عمر بھر ساتھ نبھانے کا عہد ہے، اور تم صرف میرے لیے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نے نہ صرف سہاب کی بلکہ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا دی ہے۔ تم یہ بھول گئے تھے شاید، نکاح سے تم سہاب کو تو عمر بھر کے لیے اس گھر میں روک لو گے، مگر تم بھی اس عہدے کے پابند ہو جاؤ گے۔ وہ لڑکی صرف اس گھر میں ہی نہیں، تمہاری اپنی زندگی میں بھی اب بہت اہم ہو گئی ہے۔ تمہارے ہر سکھ دکھ میں کیا تم اس بات سے بے خبر تھے کہ نکاح کے بعد صرف ذمہ داری اس کی نہیں، تمہاری بھی بڑھ گئی ہے؟ اس رشتے کے معنی جانتے ہو تم ازمیر؟ پوچھو خود سے، جھانکو اپنے دل میں کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ بتائیں ازمیر، سہاب صرف میری ہی نہیں تمہاری بھی ضرورت بن گئی تھی۔ تم اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تم اس کے عادی ہو گئے۔ تم محض انا کی تسکین کے لیے یہ کہتے ہو کہ تم نے یہ قدم میرے لیے اٹھایا، ورنہ حقیقت میں تمہیں اس کے بنا رہنے کی عادت نہیں رہی، ورنہ تم 3 دن میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ کر واپس نہ لاتے۔ جب تمہیں وہ گھر میں نظر نہیں آئی تو تم بوکھلائے پھرتے تھے، کیونکہ تمہیں آفس سے آ کر اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ زور زبردستی سے ہی صحیح، تم کو اپنا ہر کام اس سے کرانا پسند تھا۔ تم اسے ضد کہتے رہے، مگر یہ ضد نہیں ہے میرے بچے، کچھ اور ہے۔ پوچھو خود سے، جواب مانگو دل سے اپنے۔ تم نفرت کے اس کھیل میں بہت آگے جا چکے ہو۔ حالانکہ اس کا دماغ مما کی باتوں سے ایگری نہیں کرتا، مگر پھر بھی وہ خاموش رہا۔ کم از کم ان سے ہر بات شیئر کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اچھا اٹھو، جا کے بات لو، فریش کب محسوس کرو گے خود کو، انہوں نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ہاں، آج ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہے۔ وہ ان کی گود سے سر اٹھاتا سیدھا ہو بیٹھا، پھر ہاتھوں سے بال درست کیے۔ تھینکس مما، آپ سے شیئر کرنے کے بعد مجھے بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ صرف مسکرا دی۔ ازمیر کمرے سے باہر نکلا تو اسے کچن سے رحیم بھائی کے ساتھ باتوں میں مصروف صاحب نظر آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کینسل کرتا ان کی طرف آ گیا۔ ارے بھیا، ہم ابھی آپ کو ہی یاد کر رہے تھے۔ مجھے بھی کوئی یاد کرتا ہے رحیم بھائی؟ اس کا انداز چڑھانے والا تھا۔ او بھیا، دراصل آپ نے بتایا نہیں تھا صبح کے آج شام میں کیا بنانا ہے ڈنر اور افطاری کے لیے۔ رحیم بھائی کی بات سے اسے یاد آیا تھا۔ اوہو ہاں رحیم بھائی، آج میں آپ کو چھٹی دے رہا ہوں، مزے کریں۔ دراصل مجھے آج افطاری پارٹی میں جانا ہے اپنے فرینڈ کے ہاں۔ وہ شاید احسان کر رہا تھا، مگر ساتھ وضاحت بھی پیش کر رہا تھا۔ رحیم بھائی کچھ کہتے تبھی زہرا حیدر کی آواز پر انہیں باہر جانا پڑا۔ ازمیر نے پیٹ کے کھڑی سہاب کو مخاطب کرنا چاہا، مگر اسے جانے کی وہ الفاظ نہیں ملے، اور وہ لب کچلتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عصر کے بعد وہ تیار ہو کر چلا گیا تھا۔ سہاب کو کچھ اطمینان ہوا کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ خود کو پرسکون اور ایزی محسوس نہیں کرتی تھی۔ افطاری کے نام پر اس نے صرف 2 کھجوریں اور جوس لیا تھا، وہ بھی آنٹی کے کہنے پر، کیونکہ آج آنٹی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ پھر وہ نماز کے لیے اٹھ گئی۔ مغرب کی عشاء کی نماز کے بعد تک اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ زہرا حیدر اصرار کرتی رہی، مگر اس کا ایک ہی جملہ تھا کہ بھوک نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ انہیں میڈیسن وغیرہ دے کر وہ کچن میں آئی تھی، سحری کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ اس نے رحیم بھائی کی ہیلپ سے ازمیر حیدر کی پسند معلوم کر کے سالن بنا کر رکھ دیا تھا۔ حالانکہ وہ 2 دن سے نہ سو پائی تھی، اس کے باوجود جب لیٹی تو نیند نہیں آئی تھی آنکھوں میں۔ اس نے گردن موڑ کر بیٹھ کے دوسری طرف لیٹی آنٹی کو دیکھا، وہ پرسکون سو رہی تھی۔ سہاب اٹھ کر اسٹڈی روم جانے کے ارادے سے نکلی تھی۔ گھڑی میں 11 بج رہے تھے، مگر راستے میں اسے ازمیر مل گیا۔ وہ شام سے گیا اب لوٹا تھا۔ سہاب نے کترا کر گزرنا چاہا، مگر ازمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے ازمیر حیدر کا بیڈ روم دیکھا تھا، ورنہ وہ تو اس طرف سے گزرتی تک نہ تھی۔ بیٹھو، اس نے بہت نرم انداز میں سہاب کو صوفے پر لا کر بٹھا دیا تھا۔ مرنا چاہتی ہو تم؟ غیر متوقع سوال پر وہ پھر اسے دیکھنے لگی۔ کمزور ہوں مگر بزدل نہیں،
फिर भूखा रहने का क्या मकसद है? कल से तुमने कुछ खाया नहीं, पेट खाली खाली पेट रोज़ा रखा, और रहीम भाई कह रहे थे कि तुमने इफ्तारी में सिर्फ पानी पिया था और बस। मुझे भूख लगी तो खा लूँगी, वो रुखाई से कहती उठ खड़ी हुई, मगर उसने फिर से बिठा दिया। ये खाना ख़त्म कर लो, फिर तुम जा सकती हो। उसकी नज़र टेबल पर रखी ट्रे पर तो अब गई थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा है कुछ खाने को, थोड़ा सा खा लो। देखो, अगर तुम यूँ खाली पेट रोज़े रखोगी तो बीमार पड़ सकती हो। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखो साहब, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, खाना खाओ। उसके लहजे में संजीदगी के साथ थोड़ा सा हुक्म भी था। आप हर काम अपनी मर्ज़ी से कराना चाहते हैं क्या? आपको लगता है ज़ोर ज़बरदस्ती से किए गए काम से आपके दिल को तस्कीन मिल जाती होगी? फिलवक्त मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। खाना खा लो और जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मैं खा लूँगी अपने कमरे में जाकर। उसके सामने बैठकर खाना कैसे खा सकती थी वो? प्रॉमिस? उसके इस कदर दोस्ताना अंदाज पर वो है बहुत हैरान थी, मगर खुशफहम नहीं। डोंट वरी, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप पर इल्ज़ाम नहीं आने दूंगी, वो रुखाई से कहकर ट्रे समेत उसके कमरे से निकल आई थी। अजीब शख्स था, जीने का हर हुनर छीनकर मरने भी नहीं देता था। अगर मेरी ज़ात की कुर्बानी से तुम्हें लगता है अजमेर हैदर कि तुमने तानिया जैसी हर लड़की से बदला ले लिया, तो मैं खुद को तुम्हारे हर सितम के लिए तैयार करती हूँ। मगर एक दिन ज़रूर तुम मानोगे कि तानिया की गलती की सज़ा तुम मुझे दे तो रहे थे, मगर मैं मुजरिम थी नहीं। जाने वो कैसी लड़की थी जिसने मोहब्बत की कदर न की, चाहने वाले शोहर को मार गई। यहाँ तो दिल में गुबार ही गुबार था, मगर लब थे कि अजमेर हैदर के लिए बद्दुआ तक करने को तैयार न थे। ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, मगर इस घर में ईद की खुशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। जहरा हैदर सुहाब के चेहरे की सोगवारी और मन की बेचैनी देख रही थी। मान लो ना सुहाब कि वो जिद्दी है, अनापरस्त है, हर दरम है, मगर तुम तो ऐसी नहीं हो। तुम्हें तो वो आइडियल इंसान लगा करता था ना, अब वो आइडियल इंसान तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। वो बोली, मगर मेरा आइडियल यूँ कच्ची कच्ची मेरी आंखों के सामने बिखर गया, टूट कर, जब अजमीर ने मुझसे निकाह नामे पर ज़बरदस्ती साइन कराए थे। उसने खफगी से जवाब दिया, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था, और अहमक इतना है कि जज्बों के इजहार तक का नहीं पता। वो सिर्फ मुझे अपना गुलाम बनाकर अपनी अना को ऊंचा रखने का ख्वाहिशमंद था। मेरा एतबार, मेरा वक़ार उसे बुरा लगता था। वो ऐसा नहीं है सुहाब, बेटा है ना आपका, साइड उसी की लेंगी। तुम भी तो बेटी हो मेरी, फिर आपने उसे डांटा क्यों नहीं इतने गलत डिसीजन पर? मेरे अपने दिल का अरमान था तुम हमेशा मेरे पास रहो। मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, अजमेर ने वो रास्ता। आंटी प्लीज़, अच्छा उठो, बाजार चलते हैं, तुम्हारी पहली ईद है इस घर में, और अब तो तुम इस घर की बहू हो। मुझे रोज़े में कहीं नहीं जाना। जब से उसे पता चला था कि आंटी हर बात से वाकिफ़ है और अजमेर के हक़ में है, वो उनसे भी खफा थी। वो समझ तो रही थी, मगर जाने अजमेर अपने दिल का हाल कब समझता। रात में वो उनके पास बैठा तो वो बोली, कल आखिरी रोज़ा है अजमेर सुहाब की इस घर में, वो भी खासकर तुम्हारे हवाले से पहली ईद है, मगर वो कुछ भी खरीदने को तैयार नहीं है। अब तो वो मुझसे भी खफा है। होने दे, कब तक रहेंगी? सच तो ये है कि अब वो भी आपकी मोहब्बत के बिना नहीं रह सकती मम्मा। वाकई आप ठीक थी, आपने सुहाब को बिल्कुल ठीक पहचाना था। मैं ही गलत था, सरासर गलत। मम्मा, उसने खाना खाया? वो दोबारा उससे मुखातिब नहीं हुआ था, मगर फिक्र बहरहाल थी। मम्मा ने इस बात में सर हिलाया तो पुरसुकून हो गया। मम्मा, मुझे कहीं जाना है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अचानक ही उसे याद आया था। वो मम्मा को बताता उठा और सीधा गाड़ी लेकर निकल गया। आखिरी रोज़ा इफ्तार हुआ तो कुछ देर बाद ही पटाखों और हवाई फायरिंग से चांद रात होने का पुख्ता ऐलान हो गया। वो नमाज अदा करके सीधा उसके सर पर आन खड़ा हुआ था। चांद रात मुबारक हो सुहाब, मुझे पप्पू से मिलना है। उसके लहजे की मिठास इग्नोर करती वो मतलब पर आई थी। मम्मा को बता दो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हैरत और सदमे से बर्तन ही उसके हाथ से छूट गए। अजमीर इतनी शराफत से मान गया, बिना डांट फटकार के उसे ले जाने को तैयार था वो। उसने लम्हा लगाया था किचन से कमरे तक जाने में, मगर अजमीर को हैरत तब हुई जब सुहाब के साथ मम्मा भी आती नजर आई। सुहाब उन्हें धीरे धीरे चलाते हुए गाड़ी तक लाई थी, और मम्मा के जाने का मकसद उन्हें तब समझ आया जब मम्मा ने फूफू से बात की थी अजमीर के लिए सुहाब के रिश्ते की। ये बात उनके लिए कतई अनहोनी थी, पर वो खुश थी। अपनी भतीजी के नसीबों पर उनकी बहुत सी दुआएं सुहाब के साथ थी। कल ईद है फूफू, और मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझसे? क्या मेरा बच्चा? मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना फूफू, मेरे अब्बू के मकान को आबाद करके उसे घर बना दे। वादा करे ना फूफू, आज मना नहीं करेंगी। सुहाब ठीक कहती है। फिर अब तो सुहाब के लिए वो घर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं रहा। आप क्यों खुद को किराए के मकान में खुमार करती हैं? ज़हरा हैदर के समझाने पर और सुहाब के ज़िद पर वो मान गई। सुहाब के दिल से उनके लिए जो फिक्र थी वो बहुत हद तक कम हो गई। वापसी पर मम्मा ने लाख कहा कि बाजार चलते हैं, मगर वो नहीं मानी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। मेहंदी ही लगवा लो। अच्छा, मुझे पसंद नहीं है। उसने किस्सा ही ख़त्म कर दिया। मम्मा बहुत उदास हो गई थी। अजमेर देख चुका था। घर आकर जब सुहाब नमाज पढ़ने गई तो वो उनके पास आया था। उनके लिए ईद की शॉपिंग जो की थी वो सामान लेकर वो खुश हो गई। और सुहाब, जब वो ज़िद्दी है तो अजमेर कम थोड़ा ही है। यू डोंट वरी मम्मा,
उसने तसल्ली दी। सुहाब नमाज पढ़कर सोने के लिए आई तो आंटी को सोते पाया। आज वो बिना दूध लिए सो गई थी। वो रहीम भाई से सुबह के काम की तफसील पूछने आई तो अजमेर रहीम भाई को सुबह के लिए हिदायत दे रहा था और वो जी भैया कहकर सर हिला रहे थे। वो मुड़ गई। सुहाब प्लीज़ जस्ट अ मिनट। वो एकदम उससे मुखातिब हुआ था। रहीम भाई को तमाम बात समझाकर अब वो उसकी तरफ आया था जो उसके रुकने पर खड़ी थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहे, मैं सुन रही हूँ। यहाँ नहीं, मेरे बेडरूम में। मुझे नहीं जाना, जो कहना है यही कह दे। तुम शराफत से चलोगी या फिर रहीम भाई की मौजूदगी का लिहाज किए बिना मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाऊँ? वो उससे कुछ बैद ना था कि ये शख्स जिद पर आ जाए तो करता था हर जिद पूरी। मगर मुझे चाय बनानी है अपने लिए, उसने बहाना घड़ा। गुड आइडिया। रहीम भाई 2 कप मज़ेदार सी चाय मेरे कमरे में ले आइएगा प्लीज़। उसने नाजुक हाथ थामा और रहीम भाई को हिदायत करता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सुहाब ने हाथ खींचा और उसके पीछे चलते हुए उसके कमरे में आई थी। अजमेर ने एक बड़ा सा शॉपर उसके हाथ में थमाया। ये क्या है? हमारी शादी का पहला गिफ्ट। कल ईद है और मैंने ज़िंदगी में पहली बार लेडीज़ शॉपिंग की थी तुम्हारी फिजूल सी जिद की वजह से। देखो तो प्लीज़। वो यूँ मुखातिब था जैसे उसमें बरसों की दोस्ती रही हो। बहुत अच्छा रिश्ता हो उनके बीच। सुहाब के चेहरे पर अजनबियत के रंग बरकरार थे। सुहाब प्लीज़, और अगर मैं ये सब यहीं फेंक कर चली जाऊँ तो? आई नो तुम ऐसा कभी नहीं करोगी बिकॉज ये तुम्हारी नेचर का हिस्सा नहीं है। तुम्हारा दिल तो बहुत प्यारा है, नाजुक और नरम, सिर्फ मोहब्बत करने वाला। आपने मेरे दिल की सारी नरमी ही छीन ली है। आई एम सॉरी। वो कदम उठाता उसके करीब आया था मगर तभी दरवाज़ा नॉक करके रहीम भाई चाय लेकर अंदर आए थे। थैंक यू रहीम भाई, और हाँ ये आपका ईद का गिफ्ट। उसने बेड पर से एक शॉपर उठाया कर उन्हें थमाया तो वो शुक्रिया अदा करते बाहर चले गए। वो फिर से सुहाब की तरफ मुतवज्जा हुआ जो अब तक शॉपर थामे खड़ी थी। उसने कंधों से थामकर उसे बिठाया, फिर खुद ही तमाम चीज़ें खोलकर दिखाने लगा। सूट, जूते, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, हर चीज़ दी जो एक लड़की के सजने के लिए ज़रूरी होती है। मुझे इल्म ना था तुम्हें मेहंदी पसंद नहीं है, मैं ये ले आया था। आपको ये इल्म कैसे हुआ कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद होंगी? आई रियली डोंट नो, मगर मुझे इतना पता है कि जब मैं तुम्हारे लिए ये सब खरीद रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपकी इस तब्दीली की वजह जान सकती हूँ? उसने अजमेर हैदर की आंखों में देखकर सवाल किया जहाँ बेपनाह चमक उसे तादेर नज़रें मिलाने न दे सकी। बिकॉज आई लव यू। एकदम ही उसका लहजा धीमा हो गया, बेइंतहा नरम और मोहब्बत से भरा। यस सुहाब, आई रियली लव यू। सुहाब के सारे वजूद में एक अजीब सा एहसास सरायत कर गया। वो मज़ीद यहाँ नहीं बैठ सकती थी, मगर अजमेर हैदर ने उसके जाने का इरादा जानकर उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया और उसके जाने का रास्ता रोक दिया। मेरी बात भी अभी अधूरी है मिसिज, और आज तुम मुकम्मल बात सुने बिना यहाँ से नहीं जाओगी। मैं आपके किसी हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। कम अज़ कम अब तो ये ज़िद छोड़ दो। अब तो तुम्हारा ये दावा भी मैंने गलत साबित कर दिया। बहुत खुश है ना आप मुझे झुकाकर? आपको लगता है आप फाते हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर। झुकाकर नहीं। जब मैंने ये फ़ैसला लिया और ये इंतहाई कदम उठाया था तो मुझे खुद नहीं इल्म था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे दिलो दिमाग में एक ही बात गड़कर रह गई थी कि तुम इस घर से चली जाओगी, और मैं हरगिज़ तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। सुहाब, तुम्हारे आने से इस घर में मेरी और मम्मा की ज़िंदगी में जो तब्दीली आई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हम सब तुम्हारे आदी हो गए थे। हाँ, ये भी सच है कि जब तुम इस घर में आई थी तो मुझे तुम पर ज़रा भी एतबार ना था। मुझे औरों से नफरत थी और इसकी वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। तानिया भाभी हमारे साथ जो कर गई थी वो भूलना बहुत मुश्किल है सुहाब। और जब तुम मम्मा की तरफ बढ़ी तो मुझे लगा शायद तुम मम्मा को ज़रिया बनाकर हमारे घर में दाखिल होना चाहती हो। शायद मैं कुछ गलत था, मगर एक बार ये धोखा खा चुका था, इसलिए मुझे हर इंसान को शक की नज़र से देखना पड़ता था। मम्मा ने जब अपनी केयर के लिए तुम्हारा नाम लिया तो मैं कभी राज़ी न था, मगर मम्मा ने खुद तुम्हारी गारंटी ली थी। मैं उनकी ज़िद के आगे चुप हो गया। तुम्हें ले तो आया, मगर तुम्हारे हर फेल पर मेरी नज़र होती थी। मैं तुम्हें हर कदम पर रखता था और तुम हर बार मेरे शक को झूठ में बदल देती। तुम्हें तुम्हारी फूफू के घर ले जाने की जिम्मेदारी भी इसीलिए ली थी मैंने कि मैं ये साबित कर सकूं मम्मा के आगे कि तुम भी ताने की तरह फ्रॉड हो। बट आई वॉज रॉन्ग। तुमने अपनी नेक नियति, अपनी सादा दिली और मोहब्बत करने वाली फितरत से ना सिर्फ मम्मा बल्कि मेरे पूरे घर को अपना बना लिया, मुझ समेत। मगर शायद मुझे इदराक ना हो सका उस रात जब मैंने तुम्हारी इंसल्ट की तो बिलीव मी रात भर सो ना सका था। शहरी में ये सोचकर तुमसे एक्सक्यूज़ कर लूँगा। मैं कुछ मुतमईन था, मगर जब मुझे पता चला कि तुम चली गई हो तो मेरी हालत पागलों की सी हो गई। तुम मुझसे मेरी ज़िद, मेरा गुस्सा या ईगो जो भी कह लो, मगर मुझे आज इस चीज़ का एतराफ़ है कि ये घर तुम्हारे वजूद से मुकम्मल लगने लगा था। मुझे अपने घर में दिन रात तुम्हें देखने की इस कदर आदत हो गई थी कि वो 3 दिन तुम्हारे बिन पता नहीं कैसे गुजरे। मम्मा ने मुझसे कहा था कि तुम नहीं आओगी किसी भी सूरत, इसलिए मुझे अपना रवैया बहुत सख्त करना पड़ा कि मेरे नरम अंदाज पर शायद
तुम ना आती और मुझे हर सूरत में यहाँ आना था, और तुम्हारे आने के बाद मेरा घर फिर से मुकम्मल लगने लगा था मुझे। बट मिसेस वसीम ने फिर से मेरा दिमाग हिला दिया। उस दिन भी वही तुम्हारे जाने की वजह बनी थी। वो तो मम्मा के पीछे ही पड़ गई थी कि उन्हें हर हाल में अपने बेटे के लिए तुम्हें ही बहू बनाकर ले जाना है। मैं अपनी फीलिंग्स से कतई बेखबर था, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई तुम्हें इस घर से ले जाए। मुझे लगता था कि तुम मेरी मम्मा की ज़रूरत हो, बस तुम्हें यहाँ उम्र भर रोकने के लिए मुझे ये करना था। बिलीव मी मिसिस, मेरा मकसद तुम्हें झुकाना नहीं था। गुस्से में तुम्हारी बात के जवाब में ये मैंने कहा था, बट बाय गॉड तुम मेरी जिद नहीं थी। मिसिस वजीम, मुझे मेरी मर्जी के बगैर अपने बेटे के लिए ज़बरदस्ती तो नहीं लेके जा सकती थी ना। मैं जानता था मम्मा ने तुम्हारे लिए जो फैसला भी करना था वो तुम चुपचाप मान जाती। माँ तो मैं आपकी ज़बरदस्ती पर भी गई थी। मेरे अपने वजूद की तो अहमियत है ही नहीं। मेरे माँ बाप तो मेरा सब कुछ भी साथ ले गए थे, मगर मुझे जीना तो है ना जब तक सांसें बाकी है। आप जानते थे कि फूफू के घर में मेरी हैसियत क्या है। मैं कतई तन्हा थी और आपने मेरी इस बेबसी को अच्छा यूज़ किया था। आपको पता था मुझे पूछने वाला तो कोई है नहीं, बेआसरा लड़की है। जो आपकी मर्जी हुई आपने मेरी ज़िंदगी का फैसला कर दिया। आफ्टर ऑल मैं आपके घर में सर्वेंट थी, आप मेरे मालिक थे। मुझे खाने को रोटी देते थे, पे देते थे। भला आपको तो ये हक था ना कि आप मेरे लिए जो चाहें सोच लें और जब चाहें जो दिल में आए फैसला कर लें। मैं तो बोलने का हक नहीं रखती थी ना। यूँ भी आपके बकौल मैं तो यहाँ दौलत के लालच में आई थी आपको फंसाने। आप तो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, और अब आपके इस कदम ने क्या साबित किया। अगर मेरी ख्वाहिश आपकी दौलत या आपको पाना होता तो मुझे इस फैसले पर इतना शदीद सदमा ना होता। मेरे नज़दीक दौलत बहुत कुछ है, मगर सब कुछ नहीं। मेरे अंदर इंसानियत ज़िंदा है मिस्टर अजमीर। मुझे आंटी से उनसियत थी, वो अच्छी लगती थी, बस इसलिए उनकी खातिर में यहाँ आई। आपका हर रवैया सहा, आपकी नफरत बर्दाश्त की, क्योंकि आंटी ने मुझे आपकी इस बिहेवियर की वजह बता दी थी। मैं समझ सकती थी कि हर इंसान पर एतबार करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, मगर आपने तो मेरे वजूद, मेरे किरदार को इल्ज़ाम दे दिया। मैं वो भी सह गई और चली गई, मगर फिर जो आपने मेरे साथ किया, मुझसे बिना पूछे मेरी मर्ज़ी के खिलाफ आपने मुझसे मेरी शनाख्त छीन ली। तुम्हारी शनाख्त छीनी नहीं है, तुम्हें अपना नाम दिया है अहमक लड़की। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मेरे नाम के बिना तुम इस घर में कैसे रह सकती थी। लोग कभी भी ये बात कबूल नहीं कर सकते थे, और कोई रहता था तुम्हारी नज़र में। और सबसे बड़ी बात, जो एतमाद, जो भरोसा मुझे तुम पर है, वो किसी और लड़की पर कभी नहीं हो सकता था। बहुत सेल्फिश इंसान हैं आप, सिर्फ अपनी ज़ात और खुद से जुड़ी ख्वाहिशें अजीज़ हैं आपको, किसी और की कोई परवाह नहीं। सुहाब ने पूरी कोशिश की कि कम से कम उस शख्स के सामने कमज़ोर ना पड़े, मगर वो हार गई और बुरी तरह से रो दी। अजमेर हैदर जानता था कि उसके दिल और दिमाग पर बहुत बोझ है, मगर सुहाब का रोना उसे तकलीफ दे रहा था। सुहाब प्लीज़। उसने सुहाब की गोद में धरे उसके हाथ को नरमी से अपने हाथों में लिया। मुझे अपनी हर ज्यादती का एतराफ़ है, और मैं इस सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मिसिस, आई एम सॉरी। क्या आपकी सॉरी से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, बट मिसिस, तुम्हारे जाने से यहाँ सब बदल जाता। तुमने सही कहा, मैं सेल्फिश हूँ। कम से कम मुझे ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि मेरा ये कदम सरासर तुम्हारे लिए जुल्म है। तुम कतई खुश नहीं। मैंने सिर्फ खुद को और मम्मा को सामने रखकर ये कदम उठा लिया। तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी रज़ा को अहम ना समझा। ये तो याद रहा कि तुम चली गई तो हम फिर से अधूरे रह जाएंगे, मगर ये भूल गया कि तुम भी हमारे साथ रहना चाहती हो या नहीं। तुम्हें पाकर मैं तो खुश हूँ, मगर तुम तंग आ गई हो ना मेरी जिद से। मेरे गुस्से ने तुम्हें मुतनफ़िर कर दिया है, और मुझे नफ़रत करना नहीं आती अजमेर हैदर, वरना मैं आपकी तरह सख्त दिल रखती हूँ। उसने अजमेर के दोनों हाथों में दिया, अपना हाथ छुड़ाया और आंसू से तह चेहरा साफ किया। मगर मुझे किसी पर बोझ बनना मंजूर नहीं। ऐसा क्यों सोचा तुमने कि तुम? मिसिस प्लीज़ यार, बस भी कर दो। क्यों भिगो भिगो के जूते मार रही हो? जो चाहे सज़ा दे दो, मगर अगर आप जहरा आंटी के बेटे ना होते तो मैं आपको अच्छी तरह पूछती, मगर अब मेरा कोई भी गलत कदम उन्हें हर्ट कर सकता है। अच्छा जी, तुम भी मम्मा को ही इशू बनाकर मुझ पर एहसान करना चाहती हो? यानी आपने मुझ पर एहसान किया है? ओहो, मोहब्बत की है, बस इजहार का तरीका नहीं आया था। समझ ना सका कि मेरा दिल क्या चाहता है। यूँ कहे ना, अना पर ज़रब लगती है एक लड़की से ये कहते कि आप मुझसे हार गए, आप गलत थे। उसने अजमेर हैदर की आंखों में देखकर उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा था, मगर उसकी आंखों में उतरी मोहब्बत और रौनक की शरारत ने उसे जल्दी आंखें झुकाने पर मजबूर कर दिया। मैं तुमसे हार गया, मैं मानता हूँ मैं गलत था। तुम्हारी सच्चाई ने अजमेर हैदर को फतेह कर लिया। सुहाब, तुम मेरा भरोसा हो, मेरा यकीन। दोनों हाथों के प्याले में उसका पाकीज़ा चेहरा लिए वह एतराफ़ कर रहा था। मेरा फ़ख्र भी तुम हो और अना भी। तुमसे ज़्यादा मुझे कुछ अजीज़ नहीं। मुझे खुद पता नहीं चला मिसिस, तुमने कब धीरे धीरे मुझे छीन लिया, और अब ये हाल है कि खून की जगह मेरे रगों पे में तुम दौड़ रही हो।
ہاں مجھے قبول ہے کہ یہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں. آئی لو یو سو مچ. اور یہ کہتے ہوئے مجھے نہ کوئی شرمندگی ہے اور نہ ہی کسی انا کی فکر. اسے توقع نہ تھی کہ اس کے جواب میں ازمیر حیدر کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ اس کی جان عذاب میں آ جائے گی. اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور آنکھیں کھولنے یا پلکیں تک جھپکنے کی ہمت نہ تھی اس میں. ازمیر پلیز. بمشکل اس کے لب ہی لیتے. اس کی صورت دیکھ کر وہ اس کی کیفیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا. اسے مزید تنگ کرنے کے بجائے اس نے نرمی سے ہاتھ اٹھا لیے، مگر سہاب کے لیے تو نظریں اٹھانا مشکل ہو رہی تھی. میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں. کچھ دیر بعد جب اسے لگا کہ اس کی ہمت متجمع ہو گئی ہے اور وہ سامنے بیٹھے شخص سے بات کر سکتی ہے تو دھیرے سے آ بیٹھی تھی. مگر اسی پر ازمیر نے بازو دراز کرتے ہوئے کاندھے سے تھام کر اسے خود سے بالکل قریب کر لیا تھا. جہاں تک میری نالج ہے تو نکاح کے بعد تمہارا اور میرا کمرہ ایک ہی ہوگا. تو یعنی تم اپنے کمرے میں ہو؟ اس کی انتہائی قربت اور پھر شوق شرارتی لہجہ اور آنکھوں میں اتری بے خودی سہاب کی بولتی بند کر گئی تھی. مجھے آنٹی کے پاس جانا ہے، اور اگر میں نہ جانے دوں تو میں رونے لگوں گی اور چک چک کر سب کو بلا لوں گی. ریئلی؟ پھر کوشش کر لو. میرے پاس تمہیں چاہنے اور چھونے دونوں کا پکا سرٹیفکیٹ ہے ڈیئر مسز. تمہاری کوشش بیکار ہی ہوگی. ازمیر پلیز مجھے جانے دے. جب اسے یقین ہو گیا کہ بحث حاصل ہے تو منت کرنے لگی. کم آن یار، چاند رات ہے آج، خوشیوں سے بھری رات. یہ رات ہمارے لیے مسرتیں لے کر آئی ہیں عید کے دن کی، اور تم بھی تو میری خوشی ہو اور میرے گھر کے لیے مسرت بن کر آئی ہو. تو دیکھو نا، میں تمہارے لیے عید کا گفٹ لے کر آیا ہوں اور تم نے مجھے اخلاقاً بھی تھینکس تک نہیں کہا. مگر مجھے تم سے تھینکس نہیں، گفٹ چاہیے. محبت بھرا تحفہ دو گی نا؟ ازمیر نے چاہت سے اپنی گرفت مضبوط کی تھی. میرے پاس آپ کے لیے صرف دعائیں ہیں، کیونکہ میرا آئیڈیل تھے آپ اور اب صرف میرے ہیں آپ. اس کے محبت بھرے الفاظ واقعی تحفہ تھے ازمیر حیدر کے لیے. اس نے اسے دونوں باہوں میں بھر کے تھینکس کہا اپنے رب کو. ختم شد. جی تو کہانی ہو گئی ختم. کہانی آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا. اپنی رائے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. پھر ملتے ہیں کسی اگلی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.